गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है। थैंक यू। नीरज जी शुरू करिए। नमस्कार रोटेरियन साथियों, और विशेष रूप से नमस्कार सतीश जी, अध्यक्ष जी सतीश भैया को भी, जिन्होंने मौका दिया मुझे आपका स्वागत करने के लिए। माननीय आज की मीटिंग वाराणसी के 10 रोटरी क्लब व द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट जैसी बहुत ही आवश्यक विषय पर आयोजित की गई है, जिसको कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ख्याति लब्ध हृदय रोग विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर पी.आर. सिन्हा जी संबोधित करेंगे। साथियों, आज के इस भागा दौड़ी की जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना व स्वयं को पर्यावरण से जोड़े रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, हम लोग द्वारा छोटी छोटी चीजों का अपनी रोजाना की जिंदगी में अनुपालन न करने की वजह से ही हृदय रोग संबंधी गंभीर बीमारियां जन्म ले लेती हैं। यदि कोई आरंभ से ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे तो स्वयं समय रहते बचाव किया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ जागरूक होने की, और इसी जागरूकता को हमें और आपको बताने के लिए हम सबके बीच डॉक्टर पी.आर. सिन्हा जी आए हैं, और हम आपके तहे दिल से आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त समय से हम सब के लिए समय निकाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रोटरी राजेश भाटिया जी को स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राजेश भाटिया जी। राजेश भाटिया जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। राजेश भाटिया जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, अनम्यूट हो गया। आवाज आई सर? हाँ आ गई। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच। मैं द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ साथ लगभग 10 रोटरी क्लब अपने साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। मैं उन सब की तरफ से दीजिएगा सिद्धांत पे खुशखबरी आज एक चेक और मिला। मैं उन सब की तरफ से डॉक्टर पी.आर. सिन्हा जी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर, इमिनेंट प्रोफेसर, और बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहता है इन सब विषयों पर, और आज के समय में इतना ये रिलेवेंट है। मैं अगर उद्यमियों की तरफ से बात करूं, इस तरह आवाज आ रही है? जी जी। मैं अगर उद्यमियों की ओर से बताऊं सर, तो ये जो पीछे 8-9 महीने का कोरोना पीरियड निकला है वो इतना स्ट्रेसफुल रहा है हम लोगों के लिए, और ऐसे में आज इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि अपने दिल को कैसे मजबूत रखें, कैसे दुरुस्त रखें, कैसे स्वस्थ रखें। तो आज के इस समय की, आज की आवश्यकता की इस जरूरत को देखते हुए मैं जैन साहब का भी, सतीश जैन जी का भी बहुत थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने इस बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया, और आपको हम सब सुनना चाहेंगे, हमारे सभी उद्यमी बंधु सुनना चाहेंगे। तो मैं एक बार अपने सारे उद्यमी भाइयों की तरफ से, सारे रोटेरियंस की तरफ से आपका भी वेलकम करता हूं, और सारे रोटरी क्लब के जितने भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर जुड़े हुए हैं, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आने वाले 40, 45, 50 मिनट हम लोग लाभ लेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और अपनी कुछ जिज्ञासाएं भी हम लोग उसके बाद शांत करेंगे जो अपने मन में है, दिल को लेके, हार्ट को लेकर के। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन राजेश भाटिया जी, प्रेसिडेंट द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी, फॉर योर वेलकम स्पीच। फ्रेंड्स, डॉक्टर पी.आर. सिन्हा जी का मैं एक बहुत छोटा सा परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं, इसके पहले कि डॉक्टर साहब अपना डेलिब्रेशन शुरू करें। फ्रेंड्स, बनारस में हर आदमी डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा जी को बहुत अच्छे से जानता है। शुरू से डॉक्टर साहब की लाइफ में
एजुकेशन और उसके बाद में प्रोफेशनल रूप से बीएचयू से आप जुड़े रहे हैं। 1985 में डॉक्टर साहब ने प्रोफेशनल कैरियर की पढ़ाई शुरू की, एमबीबीएस किया। देन 1988 में एमडी मेडिसिन बीएचयू से किया। देन डीएम कार्डियोलॉजी भी बीएचयू से 1990 में किया। उसके बाद अपनी एजुकेशन के बाद कंटिन्यूअसली बीएचयू में आप अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुड़े रहे और सितंबर 1997 तक डिफरेंट कैपेसिटीज में बीएचयू में आपने जो है अध्यापन का कार्य इंडियन मेडिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू में आपने अपना योगदान दिया। डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा जी की एमडी थीसिस और स्टडी ऑफ प्रिविलेंस इस्केमिक हार्ट डिजीजेस इन बीएचयू कैंपस में हुई है। डीएम की थीसिस भी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ क्लोज्ड वाल्वोटोमी इन कैलेफिक मार्शियल स्टेनोइज बाय एंडोग्राफी बीएचयू से हुई है। माफ करिएगा, मेडिकल टर्म से शायद मैं अच्छे से ना पढ़ पा रहा हूं। इसके बाद डॉक्टर साहब को कंट्री के बहुत सारे कार्डियोलॉजी के फील्ड के प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल चुके हैं। बहुत अर्डेंट और इमिनेंट स्पीकर रहे हैं। जितनी भी प्रोफेशनल सेमिनार वगैरह होते हैं उसमें आपको देश विदेश सब जगह से बुलाया जाता है। रिसर्च पेपर दे प्रेजेंट कर चुके हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने एक बुक भी लिखी हुई है, मैनेजिंग हार्ट प्रॉब्लम थ्रू नॉलेज एंड अवेयरनेस, बहुत पॉपुलर बुक रही, 1993 में आई थिंक लिखी है डॉक्टर साहब ने। यूपी चैप्टर ऑफ इंडियन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप रह चुके हैं। डिफरेंट एसोसिएशन से फेलोशिप आपको मिल चुकी है और 1997 से ऑनवर्ड अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बीएचयू से त्याग पत्र देके अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आप आ गए और तब से निरंतर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक बहुत ही सहज, सौम्य और अपने फील्ड के मास्टर। मैंने ये चीज अनुभव किया है, बनारस में बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जब भी उनसे बात, अच्छे अच्छे नाम हैं, जब भी उनसे बात करते हैं तो सब डॉक्टर पीआर सिन्हा जी को अपने गुरु तुल्य मानते हैं और सिर्फ इनका नाम बता देने से ही कि डॉक्टर साहब ने रेफर किया है, हम लोगों का बहुत जगह काम हो जाता है। अपने फील्ड के एक्सपर्ट और एक सहज आदमी आज हम लोगों के बीच में है। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर साहब आज हम लोगों के बीच आ गए हैं। काफी समय से आपसे आग्रह था कि हम लोगों के साथ में आप जुड़िए, लेकिन समय की व्यस्तता के चलते, समय की कमी के कारण नहीं हो पा रहा था। आज भी डॉक्टर साहब की 5 बजे से मीटिंग थी, लेकिन हम लोगों के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने उसको डेफर किया है। 7 बजे के ऑनवर्ड मीटिंग रखी है। डॉक्टर साहब, हम लोग तहे दिल से आपके बहुत बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हम लोगों को टाइम दिया और हम लोगों को जरूरी बातें आप बताएंगे। इसके साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोटरी 3120 के असिस्टेंट गवर्नर संजय श्रीवास्तव जी मुझे दिख रहे हैं, आप जुड़ी हुई हैं। मैडम राधा विजावत जी जुड़ी हुई हैं और सभी सीनियर्स का और डिफरेंट क्लब के प्रेसिडेंट, हमारे 10 रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी सदस्यों का, ऑफिस बेरर्स का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हम लोगों के इस रोटरी के मंच पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अब आप अपना डेलिब्रेशन शुरू करें और हम लोगों की जिज्ञासाओं या जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। डॉक्टर पीआर सिन्हा जी। धन्यवाद। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, मेरा प्रणाम। ललित जैन जी, राजेश भाटिया जी, आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ। आपने अच्छे शब्दों में मेरा परिचय दिया। जैन साहब से तो मैं बहुत परिचित हूँ और इन्होंने मौका दिया कि मैं आपके बीच में अपने कुछ बातें रह सकता हूँ। दिल के बारे में जब इन्होंने कहा बोलने को तो मुझे पूछना पड़ा कि गजल बोलना है कि मेडिकल बोलना है, तो इन्होंने कहा नहीं, मेडिकल बोलना है। तो मैं उसी पे कंसंट्रेट करूंगा क्योंकि बहुत यंग चेहरे दिख रहे हैं, वो पता नहीं क्या सुनना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम है। एनीवे, तो मैं शुरू करता हूं अपना
डेलिबरेशन। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है, हाउ टू मैनेज हार्ट प्रॉब्लम विथ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। किसी भी बीमारी को जानना बहुत जरूरी है। ये जानना कि क्यों होता है और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, या अगर बीमार हो गए हैं तो क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं। और ये पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको हरदम इसके अपनी बीमारी के बारे में जागरूक रहना चाहिए, और जिस तरह भी हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। और जैसा ललित जी ने बोला, हाँ जी, ललित जी मतलब आपका। हाँ समझ। हेलो। हाँ, जैसा ललित जी ने बोला कि ये बीमारियां जो हो रही हैं आजकल, ये हमारी ही देन है। जीवन शैली हमारी बहुत खराब हो चुकी है और इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये बहुत तेजी से हमारे देश में आ रहा है। इसने हमें फायदे भी दिए हैं कि हमारे पास पैसे हो गए हैं, हम कई तरह के खाने खा सकते हैं। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम वही खाना चूज करते हैं जो अनहेल्दी होता है। तो हमारी चॉइस बढ़ गई है, लेकिन चॉइस हमारी गलत भी हो गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कारण हमारे पास ट्रांसपोर्ट सुविधा है तो हम पैदल चलना नहीं चाहते। पॉपुलेशन बर्डन है तो ग्रीन स्पेस कम हो रहा है। कॉलोनीज में अब लॉन, घर में लॉन नहीं होता, कॉलोनी में पार्क नहीं होते, आदमी पैदल नहीं चल पाता। बच्चों को आप साइकिल चलाने के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत अनरूली हो गई है। तो बहुत कुछ चीज के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। तो इस सब चीज के लिए अगर हम खुद जिम्मेदार हैं तो हम ही को जागरूक होना पड़ेगा। क्यों हार्ट डिजीज आज बहुत इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन ये है कि ये बीमारी वयस्कों में सबसे ज्यादा होती है, और केवल होती ही नहीं है, इसके कारण अचानक मृत्यु होती है, जैसे सडन डेथ। और हार्ट अटैक और लकवा मारना, जिसे हम कॉमन में स्ट्रोक कहते हैं या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये सबसे कॉमन है 40 साल के बाद। इसीलिए इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। और इंडिया में ये बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। अभी अर्बन जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, आप नीचे के चार्ट में देखेंगे, चेन्नई, जयपुर, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, सब जगह ये ऊपर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से अपने को कंपेयर करें तो हम बहुत ही खराब स्थिति में हैं। वहां पे अगर हार्ट डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीजेस 60-65 साल के बाद होती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये 40, 45, 50 पे ही हो जाती है। और ये उम्र ऐसी है जब व्यक्ति विशेष की केवल परिवार को ही नहीं, समाज और देश को भी जरूरत होती है। तो क्षति जो है वो केवल परिवार को ही नहीं होती, समाज को भी होती, देश को भी होती है। और आज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आईएएस अजय कुमार सिंह केवल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई है। वो काफी अपूर्णीय क्षति है, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी। तो यहाँ उदय प्रताप सिंह की पहली 2 लाइन गजल की बता रहा हूँ। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। तो भाग्य पे मत छोड़ दीजिए कि सिक्का उछालेंगे, जो होगा फिर देखा जाएगा। आपको अपने शरीर और दिल का खुद देखभाल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका हार्ट है क्या चीज। ये एक मस्कुलर, मांसपेशी से बना हुआ, करीब मुट्ठी भर के साइज का, स्लाइटली बाईं तरफ चेस्ट में ऑर्गन होता है। अनफॉर्चुनेटली भगवान ने एक ही दिया है, और इसके काम मुख्य ये है, एक तरह से पावर हाउस है। ये खराब खून रिसीव करता है और अच्छा खून को पूरे शरीर में फेंकता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है और शरीर क्रियाशील रहता है। अगर आप देखेंगे तो राइट साइड, जो दाहिनी तरफ का हार्ट होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड, जैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, उसको रिसीव करता है, फिर उसको ये फेफड़ों में डालता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, फिर ये बाईं तरफ के हार्ट में आता है
और फिर एओर्टा जो सबसे बड़ी खून की नली है उसे पूरे शरीर में फैल जाता है। नॉर्मल धड़कन जो होती है 60 से 100 होती है और ये अनवरत चलता रहता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे जगे हो। इसके बंद होने का मतलब जीवन की लीला समाप्ति। सो क्या बीमारियां हो सकती हैं? अगर हार्ट का जो मांसपेशी है तो हार्ट मसल्स वीक हो सकते हैं, जिससे हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट बढ़ जाता है। हार्ट के अंदर वाल्व होता है जिससे एक चैम्बर का ब्लड दूसरे चैम्बर में वापस नहीं जाता, आगे ही चलता रहता है। तो वाल्व में भी दिक्कत हो सकती है जो यूजुअली बच्चों में होती है 5 से 15 साल में, और इसको हम लोग रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। पहले गठिया होता है, सोर थ्रोट होता है, उसके बाद 10% पेशेंट बच्चों में हार्ट का वॉल पकड़ लेता है जिसमें लीकेज होता सकता है या सिकुड़न, और उससे फिर हार्ट फेलियर हो जाता है। धड़कन चलती है जो हमने बताया 60 से 100, एक तार चलना चाहिए रेगुलर, लेकिन ये इरेगुलर चल सकती है या बहुत तेज चल सकती है। इसको मेडिकल टर्म में एरिथमिया बोलते हैं, दैट इज इरेगुलर हार्ट बीट। कॉन्जेनिटल डिजीज का मतलब आंशिक, जो बचपन से है। इसमें ज्यादातर छेद होता है जिससे खराब खून अच्छे खून में चला जाता है या अच्छा खून खराब खून में जाता है। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, ब्लू बेबीज एंड पिंक बेबीज। ब्लू बेबीज का मतलब खराब खून अच्छे खून में जा रहा है और ये बीमारी ज्यादा खराब होती है, इसमें केवल ऑपरेशन से ही इजाद मिलता है या लाभ मिलता है। पिंक बेबीज में अगर बीमारी छोटी है, हार्ट का छेद छोटा है, तो जिंदगी भर वो रह सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी का मतलब होता है वो खून की नली जो हार्ट को सप्लाई करती है, और ये 3 मेन होती हैं। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना, इनके अंदर ब्लड का रुकावट होना हार्ट की मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है, उनको डेड कर देता है, और इससे गंभीर वयस्क में बीमारियां होती जिसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं या दिल का दौरा कहते हैं, एंजाइना हो सकता है। हमारा जो आज का टॉक है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे ही रहेगा। क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आप अलर्ट हो जाएं और अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं? लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये सब लक्षण हार्ट के ही होते हैं। अगर आपको डिजीनेस, चक्कर आता है, आप मिल सकते हैं, लेकिन चक्कर आने के बहुत से कारण होते हैं। अगर आप में खून की कमी है, पेल स्किन है, उससे भी हार्ट पे जोर पड़ता है। अगर काम करने से पसीना होता है या कोल्ड सीजन में पसीना होता है लेकिन किसी सिम्टम के साथ होता है, तभी इसकी कोई वैल्यू है। सबसे जो जरूरी लक्षण है वो है चेस्ट पेन होना और सांस फूलना, और ये ज्यादातर चलने पे होता है। अगर आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तेज चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और आपकी सांस फूलती है या सीने में दर्द होता है, रुकने में आराम मिल जाता है, तो 99% चांस है आपका हार्ट या फेफड़े में कोई दिक्कत है। तो इसमें जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ये चीज हर एक्शन के बाद रिपीट होती है, अगर आज रोज 2 किलोमीटर चलते हैं, 2 किलोमीटर बाद आपको पेन होता है, आप रुक जाते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दिल की धड़कन या इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको एरिथमियाज बोलते हैं, ये भी एक गंभीर बीमारी है। हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में रहता है, चेस्ट कैविटी के ठीक नीचे पेट एब्डोमेन है, उसको बीच में जो सेपरेट करता है वो डायफ्राम है। तो जो निचला पार्ट होता है हार्ट का, अगर उसमें कोई भी बीमारी होगी तो वो डायफ्राम को इरिटेट करता है और उससे नाजिया, गैस वगैरह हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हार्ट की बीमारी में केवल उल्टी जैसा होना, गैस होना, और यहीं पर सबसे खतरा होता है। मरीज ये सोचता है हमें तो गैस की बीमारी है, हमें तो हार्ट की बीमारी है ही नहीं। कौन है जो इसके लिए रिस्की हो सकता है, या क्या जिनमें ज्यादा चांसेस हैं कि उनको हार्ट हो सकता है? अगर आप उम्र दराज हैं या आप मेल जेंडर हैं, लेडीज जो हैं टिल मेनोपॉज प्रिवेंटेड रहती हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, उनके एस्ट्रोजन हार्मोन से। लेकिन अगर यंग लेडीज को डायबिटीज है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये प्रिवेंशन एस्ट्रोजन का कम हो जाता है और मेनोपॉज के पहले भी उनको हार्ट की बीमारी हो सकती है। लेकिन मेनोपॉज के तुरंत बाद उनका रिस्क उतना ही हो जाता है जितना उनके काउंटर पार्ट मेल का होता है।
जिनके परिवार में किसी को, माता पिता भाई बहन में हार्ट अटैक हुआ है, वो भी इसके रिस्की होते हैं। एथनिसिटी, किसी पर्टिकुलर रेस में, पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि वेस्टर्न कोई होता है, लेकिन नहीं, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन 30 साल पहले था, हो रहा था। अब वो जागरूक हो गए, उनके यहाँ कम हो गया है, उनके यहाँ कैंसर ज्यादा, हार्ट डिजीज कम है। हमारे यहाँ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के फेज में है, हमारे यहाँ ये बीमारी बढ़ रही है। इसको हम लोग कहते हैं, हम इसको बदल नहीं सकते, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मधुमेह या हाई होना, डायबिटीज मेलाइटस, मोटापा, तंबाकू का यूज, केवल स्मोकिंग नहीं, तंबाकू खाना भी, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, और जैसे भाटिया जी ने बोला कि भाई स्ट्रेस में सभी हैं इस पैंडेमिक में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट। ये इनको हम मॉडिफाइबल इसलिए बोलते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इन पे कुछ हद तक काबू पा सकते हैं, तो इसलिए इनके बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी होता है। ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक या एंजाइना होता क्या है? जब आप ऊपर का पैनल जो है पहला, उसमें देख रहे हैं आप ब्लड का फ्लो, गोल रेड ब्लड सेल्स है, वो आराम से हो रहा है क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, और ये शुरू के दिनों में होता है 10, 20, 15, 25 साल में, लेकिन धीरे धीरे खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और उसमें रुकावट शुरू हो जाती है, और ब्लड का सप्लाई कम होता है, चाहे हार्ट को, चाहे फेफड़े को, चाहे ब्रेन को। हार्ट को कम होगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन को कम होगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। कभी कभी अचानक वहां खून का थक्का बन जाता है नैरो पार्ट में, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमारे मेडिकल टर्म में दिल का दौरा या हार्ट अटैक है, और सडन डेथ, जिसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। किसी भी आदमी को अगर 24 घंटे के अंदर मृत्यु हुई है, तो उसका यही मान के चलते हैं उसको हार्ट अटैक हुआ है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। एंजाइना के बारे में हम बोलेंगे, अगर हम पिछला स्लाइड पे जाते हैं, तो एंजाइना सेकंड पैनल के हिसाब से होता है जब पार्शियल ब्लॉक होता है। तो पार्शियल ब्लॉक में ब्लड सप्लाई तो बैठे हैं तो आपको ठीक ठाक मिल रहा है, जब आप चलते हैं हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसको चलने पे हार्ट की मसल्स, ब्रेन, सबको ब्लड देना है, उसका लोड बढ़ जाता है, लेकिन चूंकि वो नैरो है उसकी खून की नली जो उसको सप्लाई करती है, तो उसको ब्लड नहीं मिलता है, और इसको हम लोग कहते हैं एफर्ट एंजाइना, चलने पे दर्द होना, रुक जाने पे आराम हो जाना, या टेंशन हो तो भी दर्द होना क्योंकि धड़कन तेज हो जाती है। वही एंजाइना जो बैठे बैठे होता है, या पहले 2 किलोमीटर चलने पे होता था और 1 साल बाद वो 50 मीटर पे होता है, इसको मान लेते हैं कि वो एंजाइना अब अनस्टेबल फेज में आ गया है, नैरो काफी बढ़ गया, नैरोइंग काफी बढ़ गई है, रुकावट खून की नली में काफी बढ़ गई है, और ये गंभीर सिग्नल है। तो जब एंजाइना अनस्टेबल हो जाता है तो उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको बताइए थर्ड पैनल, जिसमें कि अचानक नैरो पार्ट में खून का थक्का आ जाता, 100% ब्लॉक हो गया, ब्लड सप्लाई हार्ट के एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं मिलती है, हार्ट को डैमेज हो जाता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, उस केस में हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है, जिसमें बहुत तेज सीने में दर्द होता है, पसीना हो सकता है, और कभी कभी फेंटिंग भी हो जाती है। फेंटिंग क्यों होती है? क्योंकि जो हार्ट का मसल डैमेज हो गया वो काम नहीं कर रहा है, उसकी जगह बाकी मसल्स तेज काम करना शुरू करती है, और जो जंक्शन होता है उस पे इरेगुलर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द कॉज ऑफ सडन डेथ। हार्ट अटैक का जो सबसे मेजर सिम्टम या लक्षण है वो है दिल के आसपास दर्द होना, जो कि बहुत तेज होता है, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए नहीं होता, वो कम से कम 15 से 20 सेकंड या 1.5 घंटे भी हो सकता है। उसमें लगता है कि इतना ज्यादा है कि हमारी डेथ हो सकती है। नॉर्मली बीच के सीने में होता है और बाएं की तरफ हार्ट में जाता है, कभी कभी ये सीने के साथ जॉज में भी जाता है। लेकिन कोई भी दर्द जो फ्यू सेकंड्स के लिए होता है या जो घंटों होता है और जॉ के ऊपर हो रहा है या अम्बलाइकस के नीचे हो रहा है, नाभि के नीचे, वो हार्ट अटैक या हार्ट के सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक होता है, दर्द होता ही नहीं है। ये लोग ज्यादातर
मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित होते हैं, क्योंकि इनकी जो नस सप्लाई करती है दर्द की, वो डायबिटीज में खराब हो जाती है डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण। ये बहुत एल्डरली लोग होते हैं, इनमें पेन थ्रेशोल्ड काफी हाई हो जाता है, और ये नहीं। और कभी कभी एल्डरली वेमेन में भी साइलेंट हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। तो आपको चेस्ट पेन की बजाय पता चला कि अचानक सांस फूलने लगी, अचानक बहुत पसीना हो रहा है, अचानक फेंट हो गए, या धड़कन हो रही है, या नॉजिया वॉमिटिंग हो रही है, उस केस में अगर इन 3 चीजें हैं तो हार्ट की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जैसे आपको बताया मेनोपॉज तक उनका प्रोटेक्शन है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन एक चीज और है, जिनको अर्ली मेनोपॉज हो जाता है या जिनकी बच्चेदानी निकाल देती है हिस्टेक्टमी के कारण, उनका रिस्क उसी समय से शुरू हो जाता है। और 60 साल के जाने के बाद महिलाओं के कॉम्प्लिकेशन रेट मेल से एज कंपेयर टू हाई होते हैं। महिलाएं और पुरुष में ज्यादातर चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है, और जॉज, नेक, बैक, आर्म कहीं भी पेन हो सकता है। लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा नॉजिया, लाइट हेडेडनेस, अनइजीनेस, टायर्डनेस, थोड़े से वेक सिम्टम्स भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर कोई वेक सिम्टम है, एल्डरली महिला है, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। इसलिए महिलाओं को कभी भी अगर शरीर के ऊपरी भाग में तेज दर्द हो रहा है सीने के पास, उसके साथ चक्कर आ रहा है, या सीने में जबड़े में भी दर्द है, उल्टी मिचली आ रही है, सांस लेने में तकलीफ है, धड़कन हो रही है, या जरूरत से ज्यादा पसीना आ रहा है, उस केस में उनको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। हम आपके बहुत ट्रीटमेंट पार्ट में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उस लेक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो आपको जानना चाहिए। अगर आपके आसपास या घर में किसी को बहुत तेज सीने में दर्द है, पसीना है, और ये लगता है कि हार्ट अटैक है, तो उसको लिटा दीजिए, कपड़े लूज कर दीजिए, अपने डॉक्टर को फोन करिए, या इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल की तरफ रश करिए। अगर ईसीजी हो सकता है तो कराइए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, इनके परिवार में किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, तो ये भी एक हार्ट अटैक हो सकता है, उस केस में कॉमन एस्पिरिन की बड़ी गोली पानी में घोल के दे देना चाहिए। और साथ में एक क्लोपिडोग्रिल दवा होती है 75 मिलीग्राम की, उसको 4 टैबलेट, और एटोरवास्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग 80 मिलीग्राम दिया जाता है। ये हम लोग अपने पेशेंट्स और जनरल पब्लिक को भी बताते हैं। इसको देने से वो जो खून की नली जाम हुई है वो खुलने लगती है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, टाइम इज मसल, क्योंकि इनिशियल फेज में अगर हम खून की नली किसी तरह खोल पाते हैं तो ब्लड सप्लाई मेंटेन हो जाएगी, मसल का डेथ डैमेज बहुत कम होगा। क्योंकि डेथ 6 घंटे बाद अगर ब्लड सप्लाई न रिस्टोर हो, ना वापस आए, तो वो मसल हार्ट की डैमेज हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर पॉसिबल है ईसीजी करा लेना चाहिए। अगर पेशेंट को गैस की भी सिम्टम साथ में लगता है और डिस्प्रिन आप देना चाहते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे कि साथ में कोई भी एंटा एसिड, चाहे डाइजीन, जेल्यूसिल, या जो भी आपके घर में हो, 2 चम्मच साथ में दे दीजिए। ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का, जैसे हमने कहा, कॉल एम्बुलेंस, कॉल योर डॉक्टर, कॉल टू गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि ये आईसीयू में ही पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस किए जा सकते हैं। दवाएं भी, इंजेक्शंस भी मेडिकल सुपरविजन में ही दिए जाते हैं। आजकल तो अगर आप 90 मिनट के अंदर अस्पताल में आ गए तो बैलूनिंग, एंजियोप्लास्टी करके उस खून की नली को खोल दिया जाता है और मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। इसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, या आपके प्राइमरी बैलूनिंग कहते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है अपने इंडिया में, क्योंकि 90 मिनट में तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, तो आप जब जाते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, कुछ दवाएं ऐसी है जो खून के थक्के को डिसॉल्व कर देती हैं, इनको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं। और अगर ये आप जितना जल्दी मरीज को देंगे, खून की नली थक्का डिसॉल्व हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी, मसल डैमेज बहुत कम होगा। तो इसलिए ये अपना बैठ के घर पे इलाज करने की बजाय किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, या बगल के अच्छे हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाके इलाज करना चाहिए। यह मानते हैं कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता है, वो गैस से भी हो सकता है, वो
सर्वाइकल स्पाइन का पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, इवन कभी कभी गॉलब्लैडर स्टोन का पेन ऊपर चला जाता है, लेकिन बाकी सब पेन में किसी की डेथ नहीं होती। तो अगर ये सस्पेशन है कि हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली रश करना चाहिए। टेस्ट जो किए जाते हैं मेनली एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो हम बाद में बताएंगे, जिसमें खून की नलियों का स्टेटस देखा जाता है। हार्ट में 3 मेन खून की नली होती है। इलाज के लिए बैलूनिंग, उसको हम लोग PCI बोलते हैं, और CABG मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसको भी थोड़ी देर में बताएंगे। डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स, मेडिटेशन एंड योगा, ये आपको जब आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आता है, ये आपका डॉक्टर बताता है, इसका हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। जो हार्ट अटैक के टेस्ट है, सबसे पहले ECG किया जाता है। नॉर्मली ECG में आप देखेंगे कि ऊपर उसका आर्म खींच रहा है या नीचे जा रहा है। हार्ट अटैक होता है तो ऊपर जाता है, एंजाइना में नीचे आता है। इससे ज्यादा जानकारी तो ECG के बारे में हम नहीं देंगे। तो उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। आप देख रहे हैं एक मशीन सामने, उस पे स्क्रीन पे हार्ट की पिक्चर आ जाती है। अल्ट्रासाउंड बेस्ड ये मशीन होती है। इससे आप ये देखते हैं कि हार्ट का वो पार्ट जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो गया है, ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा, हार्ट का फंक्शन कितना है, क्योंकि वाल्व में अगर लीकेज है तो वो भी इसमें दिखता है। ट्रेडमिल टेस्ट हम एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना हम करते हैं, हार्ट अटैक में नहीं करते हैं। ट्रेडमिल में एक मशीन होती है, उस पर दौड़ाते हैं अंडर सुपरविजन, और आप ECG रिकॉर्ड करते हैं। इसी कितना आप चले उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हार्ट अटैक में ट्रेडमिल नहीं किया जाता है। और जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी। रेड वाले एरो पे आप देखेंगे कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड की है। आप देखेंगे करीब करीब 90% ब्लॉक है, और करीब उसके बाद अगर आप उसको बैलूनिंग से खोल देंगे तो वो खुल जाता है और ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। बैलूनिंग स्टेंटिंग आजकल बड़ा कॉमन टर्म है, डॉक्टर पेशेंट भी जानते हैं, गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं। ये एक इलाज की विधि है जिसमें आप कैथीटर आयोर्टा या खून की नली में डालते हैं, या तो फिमोरल जो ग्राइन होता है वहां से, लेकिन आजकल हाथ से भी डालते हैं। ये हार्ट के पास जाता है और वहां पे वायर के द्वारा पर्टिकुलर खून की नली में जहां पे ब्लॉक है वहां पे एक वायर क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि बैलून तुरंत नहीं पास हो सकता है, ब्लॉक है। वायर बहुत पतला स्टिफ होता है, वो पास कर दिया जाता है। फिर उस वायर के ऊपर आप सेकेंड स्टेप में देखेंगे बैलून पास करते हैं। उसके बाद इस बैलून को बाहर से सिरिंज पे प्रेशर डाल के इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं। जब आप फुलाएंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल डेब्री है, जो आप देख रहे हैं ये स्लाइटली येलोइश है जो ब्लॉक कर रहा है, वो कंप्रेस हो जाता है आर्टरी के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम बैलून से कंप्रेस करा दें और लौट आए तो वो टूट के फिर आगे जाके ब्लॉक कर सकता है। तो फिर हम एक स्टेंट लगाते हैं, जाली लगाते हैं इसके चारों ओर, जिससे वो वहीं पर टिका रहे और फिर से ब्लॉक ना हो। ये एंजियोप्लास्टी बहुत लोग जानना चाहते हैं होता क्या है। दूसरा होता है अगर मान लीजिए कई खून की नलियां जाम है, बहुत टाइट है, कैल्सिफाइड है, में बैलूनिंग पॉसिबल नहीं है, उस केस में बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी डायबिटिक पेशेंट्स में भी किया जाता है, क्योंकि उन लोगों में बहुत से तीनों खून की नलियां जाम होती हैं। बाईपास का मतलब क्या है, अभी आपके राजेश जी ने बोला हो अदल हाट में फंस गए, जाम था, उन्होंने गांव का रास्ता पकड़ा, दैट इज द बाईपास। तो अगर कहीं खून की नली जाम है जहाँ ब्लॉकेज लिखा है, तो आप बड़ी खून की नली से वेन शरीर के पैर से निकाल के आर्टरी में लगाते हैं और दूसरा इधर लगा देते हैं, बाईपास हो जाता है। कभी कभी आप ये नलियां जो है मरीज की ही लगाई जाती हैं। कभी कभी जो साइड ब्रांच में आर्टरी है उसको भी लगा देते हैं। तो वेनस ग्राफ्ट भी हो सकता है, आर्टीरियल ग्राफ्ट भी होता है। रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आएंगे। ब्लड प्रेशर ये कॉमनेस्ट डिजीज है वर्ल्ड वाइड। ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन वर्ल्ड की आज हाइपरटेंसिव है आफ्टर 40 इयर्स। इंडिया भी कोई पीछे नहीं है। सो हाई ब्लड प्रेशर होता क्या, अगेन आप देखेंगे ज्यादातर कारण लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे टोबैको यूज है, हाई सॉल्ट इनटेक है, सॉल्टी वेफर्स हैं, सॉल्टी नमकीन्स हैं, या फिर आपको इनएक्टिव लाइफ है, सीडेंट्री लाइफ है। और यहाँ आपको बता दें जितने लोग बैठे सुन रहे हैं इंक्लूडिंग मी जो बोल भी रहे हैं, हमारा प्रोफेशन जो है वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में आता है, तो हमें तो एक्टिव ज्यादा होना चाहिए। एक्सेस अल्कोहल लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
एक्सेस स्ट्रेस, इसका नाम ही हाइपरटेंशन है, उससे बढ़ता है। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो बढ़ता है। और अगर उम्र बढ़ेगी, जैसे बताया 40 साल के बाद, 60 साल के बाद तो अमूमन 30% लोगों को होता ही होता है। मेल जेंडर यहाँ अगेन ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू द फीमेल जेंडर। सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं? 10 में से 8 पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि हार्ट के अंदर रिजर्व बहुत है, 5 टाइम्स है। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है और हम इग्नोर करते हैं माइनर सिम्टम्स को, और या फिर कोई सिम्टम्स नहीं होता है क्योंकि बॉडी और हार्ट उसको एकोमोडेट करता रहता है धीरे धीरे। अचानक ब्लड प्रेशर बहुत कम लोगों में बढ़ता है, लेकिन अगर बढ़ता है तो कभी सर दर्द हो सकता है, कभी कभी आँख की रोशनी में कमी आ सकती है, सांस फूलेगा चलने में, कभी कभी चलने में तेज दर्द भी होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कभी जरूरत से जल्दी थक जाते हैं, कभी नाक से खून आ जाता है, कभी पेशाब में खून आ जाता है, कभी आप देखिएगा आँख के पर्दे पे खून आ जाता है। तो ये सब अगर ऐसा होता है तो इसमें, जबकि जो केवल 20% में होता है, तो आदमी को अपना ब्लड प्रेशर नपा लेना चाहिए। और गाइडलाइन चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन कहती तो है कि ब्लड प्रेशर 30 साल के बाद हर आदमी को 6 महीने या साल भर में नपवाना चाहिए। जिनके परिवार में है उनको तो 30 से चौथे महीने जरूर नपवाते रहना चाहिए। हमारा सुझाव भी यहाँ है, रोटरी क्लब बहुत बड़ा है, आप सरकार को ये भी कह सकते हैं कि या तो हाई स्कूल या इंटर के मार्कशीट पे ब्लड ग्रुप, वेट, हाइट और ब्लड प्रेशर हर बच्चे का नोट होना चाहिए। क्योंकि 80% में कोई सिम्टम नहीं होता और अचानक बढ़ने से इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा गया है। और कोई ये नहीं कि डेवलप कंट्री ही बहुत इसमें पिछड़े हैं, डेवलपिंग कंट्री भी 1 में से 4 को हाई ब्लड प्रेशर होता है। और जब उनमें ज्यादातर 50% अनट्रीटेड होते हैं या उनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज के चांसेस हाई होते हैं। इसमें किडनी में भी असर पड़ सकता है, आँख की रोशनी खराब जा सकती है, इसमें खून की नलियां कड़ी हो जाती हैं तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। यहाँ एक रूल ऑफ हाफ बोलते हैं हम लोग अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी में। 100 में से 50% को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर क्या है। 50% ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तो उसमें से 25% का पता चलता हाई है। 25% में केवल आधे इलाज करते हैं और आधे ही कंट्रोल रहते हैं, मतलब 7.5% इंडियंस का बीपी कंट्रोल रहता है। जबकि सबसे आसान तरीका है बीपी इंस्ट्रूमेंट से नाप लीजिए, सस्ती से सस्ती दवाएं हैं, बस खाना पड़ता है, एजुकेशन चाहिए इसके लिए। और डेवलपिंग कंट्री में भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। 30% adults have high blood pressure, 50% they are unaware and 20% do not take medicines. यहाँ हम बताएंगे हमारी प्रैक्टिस में, अगर आपने मेडिसिन दिया, बीपी कंट्रोल में आ गया, मरीज बंद कर देता है दवाई कि वो ठीक हो गया, उसके बाद वो बीपी चेक कराने की जहमत भी नहीं करता, ना डॉक्टर के यहाँ जाता है, और फिर साल 2 साल बाद कोई कॉम्प्लिकेशन लेके खड़ा हो जाता है। तो अगर इस तरह से अगर आप दवा छोड़ना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, नहीं कंसल्ट करना चाहिए, एटलीस्ट हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। कॉम्प्लिकेशंस हमने बता दिया आपको ऑलरेडी। सबसे खराब होता है ब्रेन हैमरेज, इसमें लकवा मार देता है, डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट कमजोर हो जाएगा तो हार्ट फेल कर जाएगा, आपकी सांस फूलेगी, आपकी एक्टिविटी की लेवल कम हो जाएगा। आँख का पर्दा में ब्लाइंडनेस होता है, किडनी खराब होने का डायबिटीज के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। तो आपको करना क्या है? पहले तो लाइफस्टाइल ठीक करिए, ब्लड प्रेशर, नो योर नंबर्स। 30 साल के बाद अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। इसलिए ये नहीं कि हम चेक कराएंगे तो बढ़ा आएगा तो हम इलाज करेंगे। शुतुरमुर्ग अप्रोच, ऑस्ट्रिच अप्रोच नहीं होना चाहिए, जो मेजॉरिटी इंडियंस का है कि बीमारी निकलेगी तो फिर हमको इलाज करना पड़ेगा। एक्टिव रहिए, सॉल्ट कम खाइए, ओबेसिटी पे ध्यान दीजिए, तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा या नहीं होगा या पोस्टपोन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, दवाओं का नाम तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, देयर आर मेनी मेडिकेशंस
जिनको अगर डॉक्टर देता है तो आप रेगुलरली खाइए। ऐसा नहीं है कि दवाएं रिस्क फ्री हैं या साइड इफेक्ट फ्री हैं। आपको कुछ महसूस होता है अपने डॉक्टर को मिलिए, वो दवाई बदल देगा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है टू मेंटेन हेल्दी वेट एज वेल एज इससे आपकी खून की नलियों में स्ट्रेंथ बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, तो ब्लड प्रेशर कम रहता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस, नमक पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग नमक छोड़ देते हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नमक शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और 1 टीस्पूनफुल जिसमें 5 ग्राम सॉल्ट होता है, ये इंडियन क्लाइमेट के लिए सबको जरूरी है, चाहे डायबिटीज ब्लड प्रेशर हो चाहे मत हो। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता है कि आप सॉल्ट छोड़ दीजिए, आप कभी मत छोड़ा करिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। और इससे सोडियम जब लो हो जाता है तो आदमी को कमजोरी हो जाती है, इवन बेहोश हो जाता है। और हेल्दी डाइट में जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, इसमें पोटेशियम हाई होता है। या ढाप जो होता है, पोटेशियम का हाई होना आपको हार्ट ये ब्लड प्रेशर के रोकथाम में है, फायदेमंद है। दूसरा जो सबसे कॉमन है डायबिटीज मेलाइटस। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश 2025 में शायद सबसे ज्यादा नंबर होंगे डायबिटीज के इंडिया में। ये डूबियस डिस्टिंक्शन हमको मिलने वाला है। तो डायबिटीज तेजी से फैल रहा है, इस पे ध्यान देना है। डायबिटीज होता क्या है? इसमें आपका शुगर लेवल अनियंत्रित होता है, जरूरत से ज्यादा ब्लड में होता है। ये इसलिए होता है कि पैंक्रियास एक हार्मोन होता है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन का काम है ब्लड सर्कुलेशन में जो शुगर है उसको पुश करे सेल्स में, कोशिकाओं में, और एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी बनाए। जब इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा, ये पुश नहीं करता है, वीकनेस आ जाती है, ब्लड शुगर हाई हो जाता है और शुगर की मात्रा नियंत्रित नहीं होती। इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी को होता है तो 3 कॉमन चीज होता है। यूरिनेशन, इसको कहते हैं पॉलीयूरिया, मतलब कई बार पेशाब जाना, खासकर रात में। इंक्रीज थर्स्ट, जब आप पेशाब ज्यादा जाएंगे तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। और खाना ज्यादा, जैसे आपको हमने बताया शुगर आपके ब्लड में है, पुश नहीं होता इंसुलिन कमी कारण सेल्स में या कोशिका में, तो एनर्जी बनता ही नहीं है, तो आप और खाते हो कि हमको एनर्जी चाहिए। यूरिनेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि 180 मिलीग्राम से ज्यादा अगर ब्लड में शुगर है तो किडनी उसको फिल्टर कर देती है, मतलब यूरिन में निकाल देती है। अब अगर शुगर यूरिन में ज्यादा जाएगा तो उसके साथ पानी भी निकलेगा, तो जब पानी निकलेगा तो इंक्रीज थर्स्ट। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया हमारा मेडिकल टर्म है, क्लासिकल सिम्टम है। दूसरा, किसी को अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है तो उसको शुगर और थायराइड की ओवर एक्टिविटी से भी कभी कभी वेट लॉस होता है। कमजोरी बताया आपको, विजन में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर बहुत साल तक आपका शुगर नहीं कंट्रोल है तो नस पकड़ लेता है, तो आपको झंझनाहट होता है। शुरुआत में डायबिटीज है, आपको पता नहीं है, तो आपके चोट, फोड़े, फुंसी जो कायदे से 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाने चाहिए, उनको टाइम ज्यादा लगता है। अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप अपना शुगर लेवल फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे बाद कराइए। और इसका लेवल आपको जानना चाहिए। नॉर्मल फास्टिंग जो होता है बासी में 100 से 70 होता है, और खाना खाने के बाद 140 मैक्सिमम। आजकल डायबिटीज के लिए वैल्यू है 125, 126 होता है तभी बोलते हैं। बहुत से लोग रिपोर्ट लेके आएंगे, साहब हमारा फास्टिंग 110 आ गया, 120 आ गया, तो हम डायबिटिक हो गए, हम डाइट करेंगे। तो उनको समझाया जाता है नहीं, आप प्री डायबिटिक हो, मतलब डायबिटीज के लक्षण आ सकते हैं या आगे चल के आप डायबिटिक हो सकते हो। उस केस में आपको ज्यादा एहतियात बरतना है। तो प्री डायबिटीज एक टर्म है जो नॉर्मल और डायबिटीज के बीच में है। फास्टिंग उनमें 101 से 125 होता है, और खाना खाने के बाद 141 से 200 होता है। मधुमेह ज्यादातर जेनेटिक जिनके परिवार में है उसमें होता है। ओबेसिटी या फिर काम न करना, बढ़ता वजन, आलसीपना, घर के अंदर ज्यादा रहना, एज के साथ भी डायबिटीज आता है। स्ट्रेस, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सो इन सब को मिला जुला के ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सब चीजें हैं तो इस पे कंट्रोल रखना जरूरी है। यहाँ पे ये बताएंगे ज्यादा मीठा खाना से डायबिटीज नहीं होता है।
हाँ, डायबिटीज हो जाएगा तो मीठा खाने का परहेज करना पड़ेगा। सो आपको अलर्ट होना है, जागरूक होना है कि आप किस पोजीशन पे हैं। क्या आप नॉर्मल हैं, ट्रेंडिंग है, प्री डायबिटिक है क्योंकि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, या जरूरत से ज्यादा आपका वजन है लेकिन अभी भी आपका शुगर लेवल फास्टिंग 126 के नीचे है, खाना खाने के बाद वाला वो 200 के नीचे है। आपको चेत जाना है, आपको जागरूक हो जाना है, अपना वजन पे नियंत्रण करना है, पैदल चलना है, तो जिससे डायबिटीज या तो देर से हो या ना हो। घरेलू उपाय हमारे देश में जरूरत से ज्यादा ही किया जाता है, उसको हम डिनाई नहीं करते, इसको करना चाहिए, लेकिन ये मान के नहीं करना चाहिए कि वही इलाज है और आप दवाएं छोड़ दें। तुलसी की पत्ती, दालचीनी, ग्रीन टी, पता नहीं ग्रीन टी का तो मुझे नहीं मालूम, सहजन, जामुन, करेला, सुबह उठ के मीठी नीम, करी पत्ता, इसको हम मना तो नहीं करेंगे, लेकिन इसी को करने से ना आपकी डायबिटीज ठीक होगी, आप करिए, हो सकता है डायबिटीज पोस्टपोन हो। ये जो चीजें हैं ये एक्सपीरियंस से हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, फिर भी एक्सपीरियंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको केवल फूड सप्लीमेंट तक ही सीमित रखिए, इसको इलाज या ड्रग से मत सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो खाना मीठा खाने से बताई दिया नहीं होता है, क्या बिल्कुल चीनी नहीं खानी चाहिए? मैं तो यही बोलता हूँ तीज त्योहार में थोड़ा सा खा लीजिए। कारण ये होता है अगर आप चीनी खाएंगे तो इसमें शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, रॉ शुगर होता है, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर तेज शुगर बढ़ता है तो उसको कम लाने में इंसुलिन तो है शरीर में निकल नहीं रहा ठीक से, तो बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन होता है ब्लड शुगर में, हाई हो लो हो, हाई हो लो हो, तो ये भी शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो संयमित अमाउंट में कभी कभार तीज त्योहार में 10-15 दिन में आप थोड़ा मीठा खा सकते हैं। फल के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, पहला तो एक बेसिक प्रिंसिपल जान लीजिए, जो चीज जीभ को मीठा लगे उसको कम खाइए। तो जो फल हैं जैसे सेब है, अमरूद है, पपीता है, संतरा है, आड़ू है, कीवी है, जो कम मीठे फल हैं उनको लीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा लीजिए। मधुमेह का इलाज, इंसुलिन और दवाइयां, उस पर तो हम नहीं कोई बात करेंगे, सही खान पान के बारे में आपको बता ही दिया। कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे व्हाइट्स ऑफ डाइट जिसे कहा जाता है, उसमें चीनी आता है सफेदी में, चावल आता है, दूध आता है, जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन सफेद पार्ट अंडे का फायदेमंद होता है तो उसको लेना चाहिए। व्यायाम सबसे जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। और क्या क्या खाना नहीं चाहिए, बहुत मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें काफी शुगर होता है, इवन आपके बियर ड्रिंक्स में भी शुगर काफी होता है, वाइन, शहद, बहुत लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई शुगर है नहीं, इसको हम खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, गुड़ से ही चीनी बनती है। केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। चावल, पास्ता, सफेद ब्रेड, ये बता दिया आपको। तो मधुमेह को बचाने के लिए वजन को नियंत्रित रखें, तनाव से कम रखें, नींद पूरी रखें 6 घंटे की, धूम्रपान, टबैको यूज न करें, संतुलित आहार लें, पानी कम से कम 3 लीटर रोज पिएं और नियमित जांच कराएं। कोलेस्ट्रॉल, बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल ये जाके जम जाता है और रुकावट पैदा करता है। खून की नली में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि ये रिपेयर में काम आता है। फैट जो है, फैट अगर नहीं रहेगा तो डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, तो फैट थोड़ा खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि फैट बिल्कुल डाइट से हटा देना चाहिए। हाँ, एक्सेस फैट अगर बॉडी में है, एक्सेस आप खा रहे हैं, तो ये हार्मफुल है, खून की नली जाम करता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ सकता है। तो एक ये वसायुक्त फैट नुमा चीज है जो कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन में काम आता है, हार्मोन्स बनाने में इसकी अहम भूमिका है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, हाई कोलेस्ट्रॉल बुरा है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है, खासकर एलडीएल, तो ये जाके चिपक जाता है, खून के बहाव में रुकावट डालता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब हो सकता है। जब आप, एक नंबर है जो कि लक्षण नहीं पैदा कर सकता है आपके शरीर में, जब आप जांच करेंगे, इसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो जाके पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे खराब होता है, हेल्दी में 130 होता है एडल्ट में,
अगर 131 से 159 तक है तो बॉर्डर लाइन हाई, 160 के ऊपर काफी हाई है। अगर आपको हार्ट डिजीज है तो एलडीएल लेवल हम लोग यूजुअली 100 या 70 के नीचे रखते हैं। अगर हार्ट डिजीज है तो नॉर्मली इसको 100 के नीचे एडल्ट को रखना चाहिए। खान पान इसके लिए सबसे जरूरी है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फूड लेना चाहिए, स्मोकिंग टोबैको बंद रखना चाहिए, अल्कोहल मॉडरेट लेना चाहिए, एक्सरसाइज एरोबिक जितना करें उतना अच्छा है। अगेन घरेलू इलाज फायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसके मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। या आप फिश ले सकते हैं तो अलसी ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी लेना है। ड्राई फ्रूट्स 250 ग्राम महीने में, अगर आप ज्यादा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगेगा। लहसुन 2 से 3 जवा खाली पेट ले सकते हैं। ओट्स, सोयाबीन, दालें, नींबू, ऑलिव ऑयल, ये सब फायदे करते हैं। तो किस चीजों से आपको परहेज रखना है कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? तली भुनी चीजें, मीठी चीजें, अंडे का येलो पार्ट, एग योक, बटर, देसी घी, नारियल का तेल, रेड मीट, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हम लोग बोलते हैं जंक फूड, जो कि रिच होता है कोलेस्ट्रॉल से, फैट से, ऑयल से, शुगर से, सॉल्ट से, इसीलिए इसका नाम जंक फूड दिया गया है। और हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं जितने वेस्टर्न फूड है वही जंक फूड है। जैसे आइसक्रीम है, फ्रेंच फ्राइज हैं, बर्गर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी कोई जंक फूड की कमी नहीं है। पूड़ी, कचौड़ी, छोले भटूरे, टिक्की, सुबह का जो बनारसी नाश्ता है, जलेबी, कचौड़ी एंड समोसे। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक समोसे के अंदर जो बड़ा साइज होता है या मॉडरेट कह लीजिए, 300 कैलोरी होता है, जो कि 3 पराठे के बराबर होता है। मिठाइयों में भी हम कमजोर नहीं है, बनारस में तो खैर। तो ये सब चीजें कोलेस्ट्रॉल अगर आप एक्सेस लेंगे तो बढ़ाती है। कौन से फूड आइटम हैं जिनको लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा? ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित दालें लेना है, अनाज लेना है, हरी सब्जियां, जितने कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। मछली, एस्किमोज में हार्ट अटैक नहीं होता है क्योंकि वो बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं, एक्टिविटी बहुत करते हैं, उनको कोई वेजिटेबल डाइट नहीं मिलती है, केवल फिश रहती है। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अंडे में सफेदी लेना है, येलो नहीं लेना है। कुछ नाश्ते डेफिनेटली इंडिया में बहुत अच्छे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं, डिलीशियस भी होते हैं, जैसे इडली है, ढोकला है, या रवा डोसा है, या बिना पेपर डोसा है, या अंकुरित चना है, या बहुत तरह के सलाद हैं, या पूड़ी की बजाय आप रोटी सब्जी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि हार्ट अटैक में क्या हेल्दी ऑयल खाएं। पहले तो कोई भी ऑयल परफेक्ट नहीं है। जो ऑयल आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट कम है। जो ऑयल या फैट आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, जैसे बटर है, मार्गारीन है, देसी घी है, नारियल, इन सब में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, इसको आपको कम लेना है। अमाउंट पूछते हैं लोग, हेल्दी के लिए 30 मिलीग्राम 30 ml पर डे बहुत है। अनहेल्दी जिनको हार्ट डिजीज है या कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको 15 ml 10 ml कर सकते हैं। ओलिव ऑयल सबसे बेहतर माना जाता है। देन कनोला, कनोला का फ्लावर बिल्कुल अपने सरसों तेल की तरह होता है, सरसों तेल इज गुड ऑल्सो। राइस ब्रान इज सेकेंड। सो आपको ऐसा नहीं है कि महंगे ऑयल की तरफ भागना है कि हमको ओलिव ऑयल ही खाएंगे। ओलिव ऑयल हैज गॉट अ वेरी ब्लैंड टेस्ट, नहीं आदत है, नहीं खाना चाहिए। आप मिक्सचर ऑफ ऑयल्स यूज करिए जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और कभी कभी देसी घी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है। आपको डाइट में रेड मीट, बटर, क्रीम, मायोनेज, हॉट चिप्स, पोल्ट्री, रेड मीट, पाम ऑयल, आइसक्रीम, इसे अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल के बारे में बहुत पूछते हैं लोग। अल्कोहल इन मॉडरेशन इज गुड फॉर हार्ट। बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, बस इतना ही सुनते हैं, इतना ही
जानते हैं और उसके बाद जानना लोग चाहते भी नहीं है। रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट बिकॉज ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स इट कंटेन, लेकिन वो भी कम अमाउंट में। व्हाइट वाइन इज आल्सो गुड बट रेड इज बेटर। हमारे यहाँ ना रेड वाइन पीते हैं ना व्हाइट वाइन। हमारे यहाँ एक ब्रांड है सूला, वो बहुत पॉपुलर है वाइन में, इंडिया में बनती है, इट्स एक्सपोर्टेड आल्सो। तो वाइन, यस, इन मॉडरेशन, दैट इज almost 150 ml per day one can take, but with meals, half dose for females in pregnancy, no. So alcohol and health थोड़ा बेनिफिट है हार्ट पे, मान लिया, लेकिन ये ऐसी चीज है, पहले आप दोस्तों में पीते हो, फिर उसको ड्राइंग रूम में लाते हो, अल्टीमेटली वो आपके फ्रिज में चला जाता है एंड देन कम्स टू योर बेड साइड and daily use. That is harmful, that is addiction, और वो आपके लीवर खराब कर सकता है, कैंसर कर सकता है, पेप्टिक अल्सर कर सकता है। ये तो चलिए हाई क्लास में है, लोअर क्लास में दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रोकन फैमिलीज एंड रोड एक्सीडेंट्स। इसलिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये जो बेनिफिट है हार्ट का अल्कोहल के साथ, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आप नहीं लेते हो तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे। डोंट स्टार्ट हार्ड लिकर। अब अमाउंट में बता देता हूँ, नहीं तो हो सकता है लोग पढ़ेंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब ने पूरा नहीं बताया। 1 peg or 2 peg of hard liquor, that is 60, not Patiala peg. 1 small peg consists of 30 ml. Big peg is 60 ml. So it can be taken with meals regularly, not as a binge drinking. Beer, not more than 400 ml, but बियर में शुगर बहुत होता है, कैलोरी बहुत होता है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं किडनी स्टोन है तो लेना चाहिए। यस, इट इंक्रीजेस यूरिनेशन बिकॉज ऑफ द ग्लिसरीन इन द बियर। एस्टेन वाले में ग्लिसरीन नहीं होता है। देन वाइन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द अमाउंट। फीमेल्स में हाफ रहेगा क्योंकि उनके लीवर उसको नहीं। प्रेगनेंसी में नो, ड्राइविंग में नो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अभी आपने स्ट्रेस के बारे में सुना ही, अदलहाट जाम, गांव से आ रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेस है कि टाइम से हम नहीं पहुंचेंगे, लेक्चर में नहीं पहुंचेंगे, इंट्रोडक्शन देना है, एड्रेनलिन सिक्रेट होने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डे टू डे लाइफ में बहुत से हैं, लेकिन स्ट्रेस हरदम खराब भी नहीं है। कम्पिटिटिव स्ट्रेस व्हेन टेकन इन अ स्पोर्टिंग वे इज गुड फॉर। ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल एक मोनोटोनस लाइफ जिएंगे। अगर हम खेलना कूदना सीखते हैं तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जीता, हम 1 बार जीते, तो उसमें ऐसा नहीं है। जीत हार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और मैं इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ हर लेक्चर में। आजकल के बच्चे, इतना उन पे प्रेशर डाल दिया गया है कि वो खेलना बंद कर दिए हैं। जिस दिन आप जीत की खुशी और हार का गम सीख जाएंगे, शायद सुसाइड रेट इन यंग स्टूडेंट्स विल बी वेरी लेस और स्ट्रेस विल बी वेरी लेस। इससे इम्यून सिस्टम, हार्ट सिस्टम, गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती है। अगर स्ट्रेस बहुत दिन तक पड़ा हो, आदमी का मन में काम नहीं लगता, गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, देन आपकी सेक्स लाइफ भी खराब हो सकती है। तो कई चीजें स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस कई तरह के हो सकते हैं, काम के, बेरोजगारी, पैसा। आज पेंडेमिक में जॉब चली जा रही है, पैसा कट हो जा रहा है, पार्टनर से ब्रेकअप, फैमिली ब्रोकन, नौकरी में कई बार बदलाव होना। बच्चे आजकल हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनका जॉब जो है वो यूपी में नहीं मिलने वाला। और हमारे यहाँ पेरेंट्स आप कहते हैं वो तो हमको छोड़ के चला गया। गलती आपकी भी थी, इंजीनियर डॉक्टर बनाया क्यों था आपने? और अगर बनाया है तो फिर हेल्दी रहिए, खुश रहो कि वहाँ वो है। एक जन ने तो बहुत ज्यादा जब मुझसे डिस्कशन किया, 3 मंजिल का मकान बनाया सर, 3 लड़के हैं, तीनों आके रहेंगे। मैंने कहा 3 मंजिल का मकान बेच के सबको एक फ्लैट खरीद दो, बगल के किसी के फ्लैट में आप भी रहो। तो यही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने 3 मंजिल बना दिए, बच्चे हमारे
भाई हमने पढ़ाया है, हमको भी उनका साथ देखना पड़ेगा, उनकी भी तो जॉब है, उनके भी तो अपने प्रॉब्लम्स है। और आजकल के बच्चों को 99% प्राइवेट जॉब मिलती है, इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। और अगर मेट्रो में रहने तो जॉब तो छोड़िए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ट्रैफिक जाम में रहना पड़ता है। तो वी शुड बी हैविंग ओपन माइंड। तलाक सेक्स से जुड़ी, सेक्स तनाव का सेक्स कारण भी है और उससे प्रॉब्लम भी आती है। एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग या एडिक्शन, नशा करना, बचपन से बुरा व्यवहार हुआ हो या हिंसा हुआ, पैंडेमिक इज वन ऑफ द रीजन नाउअडेज। ऐसा नहीं कि हम ही लोग को तनाव है, हर जगह चाहे वो कोई भी रहा हो, आदिकाल से ले लीजिए, सबको कुछ ना कुछ तनाव रहा है। लेकिन हमारे टाइम में चीजें कम दिखती थी, हम ज्यादा सेटिस्फाइड थे। आज टीवी ने हमें बहुत कुछ दिखाया, तो हालत ये हो गई, जब साइकिल पाते हैं तो स्कूटर मांगते हैं, स्कूटर पाते हैं तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए तो 2 सीटर प्लेन चाहिए, 2 सीटर प्लेन के बाद फिर हम मून पे जाएंगे, हम क्यों ना वहां पे वो करा लें। अब ये जो है, ये रिचनेस नहीं है, ये तो टेंशन है। रिच तो वो आदमी है जो 10 रुपया कमाता है और 9 रुपए से खुश है, क्योंकि वो 1 रुपए से अभी भी रिच है। तो ये आपका दिया हुआ है और आप ही इससे निपटेंगे और आप ही को खोजना है कि क्यों ऐसा हुआ है। सकारात्मक तनाव हम बता ही दिए आपको, कॉम्पिटिटिव होता है। लेकिन अगर लगातार नौकरियां बदलती हैं, पार्टनर बदल जाते हैं, जो कि अब यंग्स में काफी कॉमन हो गया है, क्योंकि बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तलाक रेट बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है, अगेन इट इज द रीजन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अगर आप 30 साल पहले अमेरिका में जाइए, यही हालत थी। अब वो फिर से अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझ रहे हैं। तो मे बी इट इज अ साइकिल विच वी आर फेसिंग नाउ। हो सकता है 30 साल बाद चेंज आ जाए। स्ट्रेस कम करने के लिए पहले तो खोजिए क्यों स्ट्रेस है। आप कम कर सकते हैं, गुड। नहीं कम कर सकते, किसी की सहायता लीजिए, जो आपको सबसे क्लोजली जानता हो। वो आपके स्पाउस हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई भी जिसको आप जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। गो फॉर अ वॉक, चेंज इट। 2 गिलास पानी पी लीजिए, बहुत गुस्सा आ रहा है, हो सकता है कम हो जाए। टॉक अबाउट विद समवन whom you like। लंबी लंबी सांस लीजिए, प्राणायाम करिए, उस जगह से हट जाइए। 6 घंटे कम से कम सोइए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, जो आपको पसंद हो करिए। और आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं, उसी को खोल के 10 मिनट पढ़िए, शायद आपका चला जाएगा। मुझे जब स्ट्रेस होता है तो मैं तो अपनी गाड़ी उठाता हूँ, म्यूजिक चलाता हूँ, आधे घंटे चला के चला आता हूँ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वेयर यू हैव टू deburst yourself by what is your stress। का मतलब क्या है? someone trying to repair every situation solo, which is not possible। इसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, स्पाउस चाहिए, और दोस्त से बढ़िया कोई नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया, छोटे से दिल में गम बहुत थे, जिंदगी में मिले जख्म बहुत हैं, मार ही डालती कभी की ये दुनिया हमें, कमबख्त दोस्तों की दुआओं में दम है। इसलिए दर्द बांटने से कम होता है, तो आप उनको बांटिए। द पीपल इन योर लाइफ शुड बी सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, नॉट द कॉज होम यू रिलाई मोस्ट। सो शेयर करना बहुत जरूरी है उनके साथ, जिनको जो आपको इसके लिए पॉजिटिवली मोटिवेट कर सके, जो समझ सके, जो आपको इसके लिए सलाह दे सके। अगर इस सबसे ठीक नहीं होता, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि हम मानसिक रोगी हो गए, मानसिक डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, काउंसलिंग क्यों कराएंगे, नहीं। अगर घर के मेंबर से या काउंसलर से नहीं ठीक हो रहा है, डेफिनेटली दवाओं का रोल है, उसको लेना चाहिए। देन कम्स द मोटापा। वो अर्बन इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। अनफॉर्चुनेटली लेडीज को ज्यादा होता है मेल से। मे बी दे आर बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, उनको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अर्बन में 45% लेडीज, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वेट, दे आर ओबीस। आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अनहेल्दी फूड अवेलेबल है, अनहेल्दी चॉइसेस है, क्योंकि एक तो इसको एडवर्टाइज बहुत अच्छे से किया जाता है, आधे घंटे में पिज्जा पहुंचेगा, और 3 इडियट्स में बोलता है कि आधे घंटे में आपका एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। ये
बॉडी मास इंडेक्स या आपके वेस्ट सर्कमफ्रेंस से नापा जाता है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। मोटापा इसलिए होता है खान पान से, निष्क्रिय जीवन शैली सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ आनुवांशिक होते हैं जिनके घर में बहुत मॉर्बिड ओबेसिटी है, या जैसे कुशिंग या हार्मोनल डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइडिज्म, वहां भी मोटापा होता है, लेकिन वो सब रेयर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खाना ठीक से ना खाना, टाइम से ना खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, अनहेल्दी फूड खाना, और चलना नहीं। बढ़ाने के कैसे बढ़ जाता है? एक तो समय पे टाइम से खाना नहीं खाते, खाने के बीच में गैप बहुत होता है, उटपटांग की चीजें बीच में खाते हैं, चाय कॉफी जरूरत से ज्यादा, सबके अंदर शुगर होता है। आदमी सोचता है कि हमारी तो कैलोरी बढ़ ही नहीं रही है। रात में देर तक जगना, 6 घंटे की स्लीप नहीं लेना, एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करना, लेटे रहना या टीवी देखते रहना, देन भूख से ज्यादा खाना, फाइबर कम होना और पानी कम पीना। तो ये सब बहुत चीजें हैं जिनको आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इवन इसको कम करने के लिए या फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आज लोग फ्लैट्स में रहते हैं। अगर आपका 6ठे मंजिल पे है तो तीसरे मंजिल पे लिफ्ट से उतर जाइए और बाकी 3 मंजिल चढ़ लीजिए। ये अगर डेली रूटीन में डाल लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हार्डली 5 to 10 मिनट्स। और 5वें 6ठे जिसमें भी रहते हैं पूरा नीचे उतरिए, क्या जरूरत है लिफ्ट यूज करने की। लेकिन हम इंडिया की बड़ी बढ़िया आदत है, ड्राइविंग सीट पे जब तक नहीं बैठते तब तक हमको जल्दी नहीं रहती, ड्राइविंग सीट पे बैठते ही हमको सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना रहता है। ये जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बीएमआई के बारे में बताया था, जो कि हाइट और वेट से कैलकुलेट होता है। नॉर्मल 18.5 से 22.9 होता है, 25 तक ओवरवेट, 30 तक समझ लीजिए ओबीज, उसके बाद मोर देन 30 मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। मोटापा को जरूर कम करना चाहिए, तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, हार्ट डिजीज होगा, ज्वाइंट पेन होगा, इकोनॉमिक क्लास के सफर करने में आपको दिक्कत होती है, बहुत शर्म से आप एक्स्ट्रा बेल्ट मांगते हैं, आपके घुटने खराब हो जाते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, सोते नहीं है ठीक से। तो कम करने के लिए एक इंग्लिश में फ्रेज है, ईट वेल एंड बर्न वेल। वेल का मतलब है न्यूट्रिशियस डाइट, एंड बर्न वेल मीन्स इक्वली आप उसमें एक्सरसाइज करिए। इसको हम रीफ्रेम कर देते हैं इन ओबेसिटी, ईट वेल एंड बर्न मोर। मतलब जितना आप खा रहे हो उससे ज्यादा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट। अगर कैलोरी इन ज्यादा है आउट से, तो आपको कैलोरी कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। कैलोरी इन कम है और आउट ज्यादा है तो आप फिट रहेंगे। अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, 30 से ज्यादा आपका बीएमआई है, और वेस्ट सर्कमफेरेंस लेडीज के लिए 34 और जेंट्स के लिए 36, तो उस केस में दवाओं का भी रोल लिया जाता है क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं। ये आजकल बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, ये हमारे जेटली साहब की हुई थी, उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। इसमें अतड़ी छोटी कर दी जाती है, या फैट निकाल देते हैं, लाइपोसक्शन कर देते हैं, या स्टमक को काट के छोटा कर देते हैं, जिससे आप कम खाते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनमें एक्सरसाइज या उससे कम नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज एंड हार्ट, इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है, और ये तो हर आदमी को 30 से 45 मिनट जरूर करना चाहिए। इसके एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स एयर में आइए, बाहर निकलिए और ब्रिस्क वॉकिंग करिए, योगा करिए, दौड़िए, आज साइकिल चलाइए, छुट्टी लीजिए, जाइए कहीं पर 15 दिन में, 20 दिन में। मुझे तो उम्मीद होगी बहुत लोग जो बैठे हैं उनके पास बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस होंगे। आई डोंट नो कितने दिन जाते हैं, नहीं जाते हैं तो हमको बता दीजिए, हम जाके घुमाएंगे, आपको भी लेते चलेंगे। एंड मैं सबको कहता हूँ आज की तारीख में जितने बच्चे हैं, पेरेंट्स को, उनको स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग और ड्राइविंग, ये 4 चीज जरूर आनी चाहिए। अगर वो हाई फाई प्रोफाइल में भी रहता है तो स्विमिंग कहीं भी कर सकता है, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे 5 स्टार होटल में हो, स्विमिंग क्लब में हो। तो ये चीजें वो बचपन में सिखा देंगे तो बहुत जरूरी होता है। बीमारियों के बारे में हम बता ही दिए। अगर आप तो ये कहना चाहते हैं कि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। हार्ट अटैक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सडन डेथ होता है, उस समय होता है जब परिवार, देश, समाज को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और सडनली होता है, नहीं आदमी प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। तो इसको रोकथाम करना, इसके लिए जानकारी रहना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए क्या आप करेंगे? स्ट्रेस कम रखेंगे। नो स्ट्रेस तो कभी होता ही नहीं है। 6 घंटे की नींद अच्छी लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टोबैको नहीं यूज करेंगे, अल्कोहल मॉडरेशन में लेंगे, रिलैक्स होंगे, पार्टनर से बात करेंगे, छुट्टी मनाएंगे। पैसा कमाने की जरूरत क्या है? जब आप बचा के रखेंगे, जब गठिया हो जाएगा तब चलेंगे व्हील चेयर पे, तो पैसा बचा के क्या करेंगे? एवरी 6 months you should take a break for 6 days. तो लास्ट स्लाइड में मैं यही बोलूंगा, there is no study that a strict disciplined lifestyle will guarantee you a disease free life. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत रहिए, मस्त रहिए बनारसी लैंग्वेज में अपने लिए। कोई स्टडी नहीं है कि बहुत डिसिप्लिन रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी या बीमारी नहीं होगी। होगी भी तो क्या लास्ट स्टेज में होगी, परेशान ज्यादा रहिएगा। तो केयरफुल रहिए लेकिन केयरलेस मत रहिए। बट इफ यू आर केयरलेस, डू नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी विच इज योर बेस्ट कंपेनियन। याद रखिएगा, बॉडी के अलावा कोई नहीं है। दवा अगर खाना है तो आप खाएंगे, स्पाउस खा के आपको दवा खिला के आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। Neither friend nor children. Body is your best friend. If you fall sick or invite disease, then or sudden death happens, it is going to happen you and your body. So take charge of your body. Devote 45 minutes of per day for your well-being, for your healthy lifestyle. This is very important. एक लेक्चर में किसी ने बोला, सीईओ ने, मेरी सेक्रेटरी ने फोन किया कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, एंड आई एम इन्फॉर्मिंग यू। उसने कहा मुझे क्यों इन्फॉर्म कर रहे? कॉल फर्स्ट टू द फायर ब्रिगेड। सो दिस अप्रोच मस्ट बी देयर, व्हाट यू हैव टू डू, व्हेन यू हैव टू डू, एंड हाउ यू हैव टू डू। सो हैव अ हेल्दी लाइफ। You should practice good nutritious food, all colors of food, which include fruits, vegetables, fish, milk, and no food item is bad. It is the amount which we take which is bad. Exercise moderately, take holidays, which is very important. Have a good sleep. Have little tension, that is important for your life. Go for a yoga and meditation. But most important, have lots of enjoyment and fun for your happy life. Thank you very much. Thank you very much, Dr. P.R. Sinha ji. Really, it's an eye-opener session for all of us. Friends, मैं रोटेरियन दीपक अस्थाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें। रोटेरियन दीपक अस्थाना जी। धन्यवाद सतीश भैया। सबसे पहले तो हम ही एक अपना ही क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, उसके बाद सबसे वो करेंगे। हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आई, रिपीट करिए। हेलो, क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ा, फिर से सुनाई, बताइए। हेलो, हाँ आवाज आ रही, लेकिन पहला क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन अभी पूछे नहीं हम। क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम लोग जो, हाँ क्वेश्चन ये था जो ब्लड देते हैं हम लोग, तो ब्लड देने से क्या हार्ट पे उसके कुछ फायदे हैं? जैसे हम अभी तक मतलब 60 बार ब्लड दे चुके हैं और हर 4 महीने 5 महीने पे ब्लड देते रहते हैं, तो उससे हार्ट पे क्या फायदा होता है? पहले तो आपको बधाई है कि आप ब्लड डोनेट करते हैं, यू आर अ वॉरियर। ब्लड देने से किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, वो तो 1 हफ्ते के अंदर सब रिकवर कर जाता है। लेकिन ब्लड देने से पहले आपको चेक करते हैं लोग कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, हार्ट डिजीज है कि नहीं। लेकिन ब्लड देना एक पुण्य काम है, इससे कोई बीमारी नहीं पैदा होती। नहीं, बीमारी हमने पूछे सर, हम बोल रहे हैं कि उससे हमारे हार्ट के लिए कुछ अच्छा था। लोग कहते हैं खून पतला हो जाता है या चेंज नया ब्लड आ जाता है, तो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है क्या? कुछ ये जानना चाहते हैं। नहीं, अगर आप खून देंगे तो खून पतला क्यों हो जाएगा? ये तो पब्लिक बोलती है। आप ज्यादा पानी पिएंगे तो खून पतला हो जाएगा? देखिए एक चीज बता दें, शरीर जो है सदियों से बना है, इतना मेटिकुलस कंप्यूटर भी नहीं बना है। वो अपनी हर चीज जानता है, ठीक है ना? उसे मालूम है, टच करने से ये पता चल जाता है कि हार्ड सरफेस है कि सॉफ्ट सरफेस है, क्या है। तो इसलिए ये कोई कह दे कि हम ये किए और शरीर में ये हो गया, ऐसा नहीं होता। और शरीर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं रखता एक्सेप्ट फैट। वो ये सोच के रखता है, ट्रेंड है कि अगर बाद में एनर्जी नहीं मिली तो हम कहाँ से लेंगे।
फैट को छोड़ के कुछ नहीं लेता है एक्स्ट्रा। जैसे सिंपल एग्जांपल दे, पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप 5 लीटर पानी पी के देखिए, अगर 5 गुना 12 पेशाब करने नहीं गए तो शरीर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं रखता ना। आप पानी पी लेंगे तो खून पतला हो जाएगा। खून पतला करने की दवाएं आती है जो हम हार्ट अटैक में देते हैं, ठीक है। तो ये लोगों का मिथ है कि लाल रंग की दवा, लाल रंग की चीजें, चुकंदर खा लेंगे, अनार खा लेंगे तो खून बढ़ जाएगा, और खून दे दिया तो खून कम हो जाएगा। बॉडी इमीडिएटली उसको ठीक कर लेती है प्लाज्मा बना के। तो ये सब मिथ है। जी, थैंक। अब राजेश भी आपका कोई क्वेश्चन? मैं सारी मेंबर से आग्रह करता हूं, जिनके क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करें या अपने को अनम्यूट करें, और एक एक करके जो दीपक भाई बोल रहे हैं क्वेश्चन रेज करें। हाँ सतीश भाई, राजेश वर्मा। हेलो जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था। डॉक्टर साहब ने तो हर बातों को बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तृत रूप से बताया, लेकिन एक छोटी सी बात है कि हम लोग पहले जैसे घरों में सरसों के तेल में हम लोग खाना पकाते थे और कोई बीमारी हम लोग को नहीं होती थी। आज जो है हम सब रिफाइंड के ऊपर में सबकी है कि रिफाइंड में हर चीज खाना बन रहा है। तेल जो है इस्तेमाल जो किया रहा है, सारे तेल जो है रिफाइंड के लिए जा रहे हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है ऐसा करके कहा जाता है। तो क्या मैं यदि सरसों के तेल में खाना पकाऊं या मूंगफली के तेल में खाना पकाऊं जो कि रिफाइंड नहीं है, तो क्या वो मेरे हार्ट के लिए नुकसानदेह है क्या? नहीं नहीं, देखिए हमने तो सरसों के तेल को बुरा कहा ही नहीं। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन आजकल रिफाइंड के लिए बहुत इंक्लूड किए हुए कहा जा रहा है कि रिफाइंड यूज कीजिए, कोलेस्ट्रॉल वही बात। कारण ये है कि सरसों का तेल तो एडवर्टीजमेंट बहुत कम होता है, थोड़ा उसमें स्मेल होती है, इसलिए लोग उसे यूज नहीं करते हैं। और रिफाइंड जो है एक्सेस प्रोडक्शन होता है, वो सस्ता पड़ता है, तो शादी ब्याह में वही यूज करेगा, और सरसों का तेल क्यों यूज करेगा? उसको तो कॉमर्शियली देखना होता है। और मैंने आपसे शुरू में कहा, कोई तेल 100% परफेक्ट नहीं है। सिंपल तरीका है पता लगाने का, जो लिक्विड है वो अच्छा है, कम उसमें सैचुरेटेड फैट है, और बदल के लीजिए। और आपने कहा कि पुराने जमाने में सरसों का तेल, लेकिन उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी जो आजकल नहीं होती है। हमारे फादर 60 इयर्स तक साइकिल चलाए हैं, हमारा बेटा तो 15 साल बाद बंद कर दिया। हम उसको नहीं भेज सकते थे सड़क पे, विच वॉज नॉट वेरी सेफ। मैंने शुरू में कहा ग्रीन स्पेसेस कम हो गए, हमारे चीजें कंफर्टेबल नहीं है, ये मजबूरियां हैं हमारी कुछ, उसको हमको ठीक करना है। पॉपुलेशन बर्डन हर चीज का कारण है जिसमें कोई बोलना नहीं चाहता है। तो फिजिकली एक्टिव रहना, कैसे रहना? अब जैसे पैंडेमिक टाइम है, अब बाहर नहीं जा पा रहे थे हम, आप काफी वेल टू डू हैं, हम अपने छत पे टहल सकते हैं, वरांडे में टहल सकते हैं, कॉरिडोर में जा सकते हैं, ड्राइववे में टहल सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कम्बरसम जॉब है जिसे कहते हैं। मास पीटी स्कूल में होती थी, बंद हो गई। अभी आज मैं न्यूज में पढ़ रहा था, फिर से शुरू करने जा रहे हैं। क्यों बंद कर दिया भाई? हम इतने अपने बच्चों पे प्रेशर डाल दिए हैं। वो क्लास 3rd में हुआ नहीं कि अंग्रेजी बोलेगा, 9th में अगर वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो बेकार हो जाएगा। तो ये सब इतने पीयर प्रेशर्स प्लस एडवर्टीजमेंट, आपको बोला आधे घंटे में पिज्जा जब पहुंचेगा, इसका कितना सुंदर एडवर्टीजमेंट करते हैं सब। और जब आपके प्लेयर्स करेंगे जो कि उसके आइकॉन है, तो क्यों नहीं खाएगा कोई? तो चीजें हैं जिनको हम ही बदले, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे एक एक करके सब। हाँ, डॉक्टर रमेश चंदा जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। डॉक्टर रमेश जी। नमस्कार डॉक्टर जैन साहब। डॉक्टर सिन्हा PR सिन्हा जी। डॉक्टर सिन्हा साहब नमस्कार। एक पहले तो बहुत धन्यवाद आपका है कि सुंदर विवरण के लिए। मैं एक जानकारी चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप में बहुत मैसेज आ रहे हैं, कोई IV फ्लूइड चढ़ाते हैं 2 महीने के लिए, और जिससे कोरोनरी ब्लॉकेज सारा दूर हो जाता है, कोई एंजियोप्लास्टी, कोई बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसको किलेशन थेरेपी बोलते हैं जी। और इंडिया में एक मिस्टर डॉक्टर छावड़ा है, सोकल छावड़ा, वही प्रमोट करते हैं। तो और क्या ये बेवकूफ बनाने का धंधा है।
देखिए हम बड़ा ब्लंट बोलते हैं, ठीक है ना, हम नाम भी ले रहे हैं। जी 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 अगर मैं आपसे एक सिंपल चीजें कह रहा हूँ, जी अगर ये इतनी अच्छी थेरेपी थी या जी है तो क्यों पॉपुलर क्यों नहीं होती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आप गवर्नमेंट भी मिठाई क्यों खाते हैं? जी क्योंकि जी वो अच्छी लगती है। जी 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 आप करेला रोज नहीं खाते हैं, लेकिन अब पनीर दे दिया तो खाएंगे। तो जी मेरा कहने का मतलब है, जो किलेशन थेरेपी है वो जी अभी भी किसी भी ग्लोब में किसी पार्ट में नहीं कहा गया है, ठीक जी है, लेकिन जी हमारे देश में अंकुश नहीं है। जी विदेशों में जैसे हमने जितने फूड आइटम्स का नाम लिया, मैं जी बहुत इम्फेटिकली बोल रहा था इसको फूड आइटम बोलिएगा, डोंट से इट इज अ ड्रग। और विदेशों में इन फूड आइटम्स को फूड आइटम ही बोला जाता है। जी मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हर्बल के नाम पे 2 रुपए का माल 200 रुपए में बेचते हैं यहाँ लोग, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समझ रहे हैं? जी 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 हर्बल क्या हम नहीं जानते व्हाट इज हर्बल? जी जी हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं? हम्म, हम 10 कदम जाके आजकल अमरूद इतने अच्छे आ रहे हैं, नहीं ले सकते हैं? जी तो चीजें हमें खुद अपना इंचार्ज बनना है। जो दूसरा कह रहा है वो जी पॉपुलर तभी होगा जी जब वो मास में फायदा दिखाएगा। जी जी तो हम इसका क्या फायदा उठाते हैं? हम बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहते, हम एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते क्योंकि कॉस्टली है, तो उसका वो फायदा उठाते हैं। दिल्ली में एक जी डॉक्टर साहब हैं, वो भी यही कहते हैं हम तो वैसे ही ठीक कर देंगे। और जी नाम नहीं लूंगा, एक रोटेरियन यहाँ है, जी वो भी गए थे, उनका बाईपास ही हुआ अंत में। अच्छा तो एक क्योंकि मैं उनके इलाज में इन्वॉल्व था। तो मेरा कहने का मतलब है किलेशन थेरेपी इज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज, इट हैज गॉट नो रोल, ठीक है। और जब भी आप किलेशन थेरेपी, वो जो छावड़ा साहब के शिष्य घूम रहे हैं, सब हाई डोज में दवाएं देते हैं, तो थोड़ा तो सिम्टम कम हो ही जाता है। जी जी दूसरा एक आजकल और व्हाट्सएप पे टेबल आ रहा है हाइपरटेंशन के लिए कि डिफरेंट एज ग्रुप में इतना होना चाहिए, जैसे 70 प्लस में सिस्टोलिक 130 से कम नहीं होना चाहिए और 150 90 नॉर्मल है। इसके बारे में क्या 170 एज में क्या विद इन नॉर्मल लिमिट ब्लड प्रेशर होना चाहिए, सिस्टोलिक डायस्टोलिक? अरे चड्ढा साहब आप करते क्या है? मैं मेडिकल से ही हूँ वैसे, बस 12 साल पहले रिटायर हो गया। देखिए डेफिनेशन जो है ब्लड प्रेशर की अभी भी चेंज होती है। अमेरिकन कुछ और बोल रहे हैं जी और यूरोपियंस कुछ और बोलते हैं, लेकिन 140/90 के नीचे आपको स्टार्ट कर देना है। 140/90 है, ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, पहला जी चीज। जी जी एज जब 60 से ऊपर होती है तो जी दवाओं का डोज थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट आने का डर है। जी जी खड़े होने में उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, अचानक चक्कर आके गिरने का रहता है। जी तो जी यूजुअली हम लोग 140 के नीचे नहीं ले जाते अनलेस अनटिल उसका दवाई से सब कंट्रोल हो रहा है। तो जी कुछ चीजें मेडिकल साइंस पे छोड़ देना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ये नहीं कि बताएगा कि 130 किस एज में रखना है, 140 कब रखना है, 150 कब रखना है। ये 140 90 तो है ही हम लोगों के उसमें। इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, लेकिन जी यूएस कुछ और कह रहा है, वो जी 130-80 पे ही शुरू करने की बात कर रहा है। जी लेकिन ग्लोबली हम लोग जो मानते हैं, अगर हम मान लीजिए इस डेफिनेशन को नीचे ले आते हैं, तो जो जी 1/3 पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन हाइपरटेंसिव हो जाएगी। जी 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 वही तो इस पोस्चरल। तरह से हाँ, तो एल्डरली में पोस्चरल हाइपरटेंशन के बहुत डर होते हैं, मतलब कि अच्छा उसके अंग जो होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, खासकर किडनी, अगर बीपी जी बहुत लो होगा, फिल्टर नहीं होगा, किडनी प्रॉब्लम आने का डर रहता है। जी 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 तो ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ता है हमको, किस डोज में देना है। हम ये नहीं कि हम 30 इयर्स में कुछ और रखेंगे, 40 में कुछ और रखेंगे। जी टारगेट है 130-80 पे लाके रखना है, उससे नीचे भी नहीं ले जाना है। जी तो थैंक व्हाट्सएप तो खैर अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू चड्ढा जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। थैंक यू। हमारे दिलीप वाजपेयी जी लखनऊ से जुड़े हैं, लखनऊ खास से। आपका क्वेश्चन है, दिलीप जी पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही यूजफुल आपका लेक्चर रहा है। थैंक यू। मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो इसके होस्ट हैं, एक तो ये आपने जो इसमें प्रेजेंटेशन दिया है, हाँ ये एक ऐसा है कि मैं बीच बीच में लगातार इसके टच में नहीं रह पाया था,
तो मैं इसके थ्रू पूरा डिटेल में जा नहीं पाया था। तो अगर आप ये जैन साहब को दे दें। दिलीप जी, ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं YouTube चैनल पे डाल दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग पूरी रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हैं। वेरी वेरी थैंक्स जैन साहब। और एक मिनट जैन साहब जी, YouTube में इसलिए नहीं डालेंगे आप जी, इसमें जो स्लाइड्स बनाई गई हैं वो गूगल से ली गई हैं, उसको आप कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। आप रोटरी के ग्रुप में डाल दीजिए ना। रोटरी के ग्रुप में डाल दूंगा मैं। डिस्ट्रिक्ट 3120 में कॉपीराइट होता है 2021 में आप इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो करेक्ट सर, इसको डिस्ट्रिक्ट 3120 पे इसको डाल दीजिए। और डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर भी उस पर लिख दीजिएगा, इन केस अगर हमें कुछ डिस्कस करना हो। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब आपको एतराज नहीं होगा कभी हम आपसे कोई फोन करें, आपसे कुछ पूछना चाहें तो। कभी कभी अननोन नंबर्स नहीं उठते अगर हम क्लिनिक में रहते। अरे हम रोटरी लिख देंगे उसमें बीच में, क्या करेंगे। सो नाइस ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हैंड रेज। रत्नेश जैन जी हैं। रत्नेश जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये पेनलेस जो अटैक है डॉक्टर साहब, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? ये सब ज्यादा डायबिटीज में होता है। जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज का पेशेंट है और मेरे पास आया, कहा कि हम थोड़ी देर के लिए चक्कर आया, गिर गए। उस समय उसका ब्लड प्रेशर ठीक है और कोई रीजन हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसका शुगर भी लो है, पसीना भी आया है, तो हम ये मान के चलेंगे उसको हार्ट डिजीज हुआ है। क्योंकि अगर हम हार्ट डिजीज मिस कर गए ना तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। हम थोड़ा ओवर कॉशियस हो जाते हैं, तो ये मान के चलते हैं साइलेंट अटैक हुआ या साइलेंट इस्चीमिया हुआ है। हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन एल्डरली फीमेल और डायबिटिक में बहुत जरूरी, खासकर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में जिनका 5 साल से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा, उनमें चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो उस केस में हम टेस्ट कराते हैं। मान लीजिए हमारा ईसीजी नॉर्मल आया, हम बोलेंगे ट्रेडमिल कराइए, या आजकल एंजियोग्राफी बिना उसके होता है, सीटी स्कैन से भी हो जाता है, तार नहीं डालना, एडमिट नहीं होना है। अगर हमको हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होगा तो हम कराएंगे। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, 100 में से हो सकता है 10 को नॉर्मल निकाला है, ठीक है ना, लेकिन वो नॉर्मल उन्हीं के फायदे के लिए है, लेकिन 90% में प्रॉब्लम निकल आती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसके बाद अनुराधा भाटिया जी ने कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहा है। अनुराधा भाटिया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, बड़े मजेदार 2-3 सवाल है मेरे, अगर इजाजत हो तो पूछूं? बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब, इतना बढ़िया आपने खाने का बताया, ये खाइए वो खाइए ये देखिए, और सतीश भैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आज से करीब 12 साल पहले मैं आपसे आके मिली थी, मेरी सर्जरी होनी थी जिसके लिए आपका एक वो चाहिए था हमको कि मेरा हार्ट नॉर्मल है। उस समय मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज भी है, थायराइड भी है, मैं हाइपरटेंसिव भी हूँ, और माशाल्लाह ओबेसिटी भी है, और जो है एक्सरसाइज भी थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि जॉब में थी। अब इतनी खूबसूरत 5-6 बीमारियां, और वो भी पेरेंटल से मिली हुई हैं, सब मेरे मदर फादर दोनों डायबिटिक थे। इतनी खूबसूरत 5-6 बीमारियां लेने के बावजूद मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं आने वाले 10-12 साल तक जीवित रह सकूं, चल सकूं अपने आप से? बहुत खूबसूरत आपने प्रेजेंटेशन में बताया, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, एक्सेप्ट ये कि उसमें से हम करीब 1-1.5 घंटा सवेरे योगा करने लगे हैं आफ्टर माय वॉलंटरीली रिटायरमेंट फ्रॉम माय जॉब। सो डॉक्टर साहब, क्या आपका एक मंत्र होगा हम जैसे पेशेंट को, क्योंकि विमेन है और सर्जिकल मेनोपॉज भी हो चुका है, ये 5-6 क्रूशियल चीजें बॉडी में लेकर, वजन 90 किलो लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या करें कि आगे 10-12 साल ठीक से जीवित रह सके, बिस्तर पे ना पड़े, बच्चों पे बोझ ना बने? देखिए, एक तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना और दवाओं पे ध्यान देना है, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है जी। एक क्वेश्चन का जवाब हम सबसे बाद में देंगे। 10-12 साल आपने कहा, हम ज्योतिषी तो है नहीं, इसलिए हम उसमें सबसे बाद में बताएंगे। जो भी बीमारियां आपको हैं, वो आपने कहा कि पेरेंटल मिला है,
ठीक है, किसी को पैसा मिलता है, किसी को बीमारी मिली, ये उसका भाग्य है, तो वो हम भी नहीं बदल सकते किसी को। आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल रखना है, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। वेट अभी भी नहीं कंट्रोल है, 90 kg आपने बोला, ठीक है। जी डाइट पे मैं भी जानता हूँ भाषण देना बहुत आसान है, 100% कुछ नहीं है जी। लेकिन फिर भी आपको चूज तो करना है अपने लिए। हम्म, मैं संडे को मान सकता हूँ कि आप थोड़ा लिबरल हो जाइए, लेकिन सोमवार से लेके शनिवार तक क्यों नहीं स्ट्रिक्टली रह सकते हैं? पहला चीज, आपकी लाइफ स्टाइल अभी भी खराब है। आप योगा पे इतना ध्यान दे रही हैं, उस पर कितनी एनर्जी खर्च होती है? हमने एरोबिक एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान बोला, मतलब कि आप बाहर निकल के टहलिए, चलिए, इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। बैठ के कोई एक्सरसाइज करने में एनर्जी नहीं खर्च होती है। बात समझ रही है? तो आप डेफिनेटली आधे घंटे योगा करिए, मुझे कोई हार्म नहीं है। योगा मेडिटेशन इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप आधे घंटे वहां डिवोट करिए, 45 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज पे करिए। रही बात डाइट की, डाइट तो आप चूज कर सकती हैं। भाई हम ये नहीं कहते कि आप संडे को पनीर नहीं खाइए, या जब आपको मन करे तो कुछ, आप लिमिटेड अमाउंट खा सकते हैं। जैसे पार्टी में गए आप, तो अब वहां नहीं चॉइस ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा तो ले ही सकते हैं, सैलेड ज्यादा ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको ही इनकॉर्पोरेट करना है, बॉडी आपकी है, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। और कुछ चीजें जो है इस देश में, मैंने कहा ना, अंकुश नहीं है जी। One can be a good businessman by befooling people. उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं। 20,000 करोड़ का मालिक बनना इतना आसान नहीं है, इसी देश में पॉसिबल है। किसी और देश में कोई होता है तो जेल की हवा खा रहा होता। बात समझ रहे हैं? जी जी जी। लाइफ स्टाइल को विदेशों में भी 1A इंडिकेशन दिया है, मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो भी कहते हैं योगा करो, वो भी कहते हैं मेडिटेशन करो। चाइनीज मेडिसिन में बिल्कुल ये सब चीजें हैं, लेकिन वहां ये कोई नहीं कहता है कि चाइनीज हर्बल मेडिसिन खा के आप हार्ट डिजीज ठीक कर लो। तो प्रॉब्लम आती है, आप केवल इस तरफ फोकस करते हो और आप अपनी दवाओं को भूल जाते हो, लेते ही नहीं हो। अब रही बात 10-12 साल की, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं सर, आप बहुत साल जीवित रहेंगे, क्योंकि हमारे जैसे पेशेंट्स को आप ही को ट्रीट करना है। सर दूसरा मेरा सवाल ये था, मेरे हस्बैंड का वेट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन उनको कोई डिजीज नहीं है। कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ वजन उनका, मेरा थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है, इनका बढ़ता जा रहा है। तो क्या किया जाए? इन हिज 58 इयर्स, सो थोड़ा सा आप मुझे अगर गाइड करें कि उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा हम करें। वो योगा मेरे साथ करते हैं, बहुत काम करते हैं। मैं राजेश भाटिया की वाइफ हूँ सर। अभी उन्होंने आपको डॉक्टर साहब 1 मिनट इंटरप्ट करके इसका जरा सा जवाब मैं देना चाहता हूँ। भाभी जी, एक ही चीज है राजेश भाटिया जी से सीखने की, हर दम खुश रहिए, हर दम मस्त रहिए और कोई स्ट्रेस न पालिए। ये चीज हमने लोगों ने देखी है। ओवर टू डॉक्टर पीआर सिन्हा जी। थैंक यू सर। खुशी तो हम लोगों का वजन बढ़ाती जा रही है। मैं भी 100 के ऊपर चली गई थी, ये अब चले गए हैं। तो खुश रहना तो हम पंजाबियों की जान है, और खाना खाना भी जान है। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि कुछ इस तरह बताइए कि व्हाई ही इज पुटिंग ऑन सो मच ऑफ वेट डिस्पाइट ऑफ सच एन हेक्टिक लाइफस्टाइल ऑफ हिज, जिसमें वो एक्सरसाइज योगा सब करते हैं, ये तो वॉक भी करते हैं। मैं तो खैर हाउसवाइफ हो गई हूँ अब, बट देन ही इज ग्रेजुअली पुटिंग ऑन वेट डिस्पाइट ऑफ एनी डिजीज। देखिए, आजकल वेस्टर्न कंट्री में ये कहा जा रहा है कि ओबेसिटी को डिजीज मान लिया जाए जी, लेकिन ये जो फूड इंडस्ट्री है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उनका बहुत पीयर प्रेशर है, नहीं मानने देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। अमेरिका में रोड है क्योंकि गाड़ियां बिकनी है, ट्रेन उनके पास बहुत कम है। टोबैको की बहुत स्ट्रांग लॉबी है जो बंद नहीं करने देते किसी को। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया इज द थर्ड प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। अब इनके वेट की बात है, कुछ तो आनुवंशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। आप इनका थायराइड का भी चेकअप करा लीजिए, हो सकता है नहीं होगा। अब फिर वही बात कहूंगा, सिंपल मैथमेटिक्स,
जितना आप कैलोरी ले रहे हो उससे ज्यादा अगर बर्न नहीं करेंगे तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है, और वेट कम होना है और बहुत मुश्किल काम होता है इस एज में। तो डाइट पे ध्यान रखिए, इनको सैलड वगैरह दे दीजिए, ठीक है, एक टाइम पर, या फ्रूट्स पे दे रख दीजिए। और दूसरा ये है कि वेट कितने महीने में कितना बढ़ रहा है इसे वॉच करिए। ओके डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो देखिए एक्सरसाइज ज्यादा होना चाहिए। अगर उनको कोई टेंशन होगा, वैसे तो जैन साहब ने कहा वो सबसे मस्त है, तो फिर टेंशन नहीं है या कम है तो वो भी एक वेट का कारण होता है। अब वो ये आपकी तो बात तो सुन ली, वो अपने वेट से खुश है कि नहीं, पूछिए जरा तो। राजेश जी आप वेट से खुश हैं कि नहीं बताइए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आ गए हैं ये। नमस्ते, हाँ बोलिए। मैं सुन रहा था सर, मैं मोर देन हैप्पी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक ही प्रॉब्लम है कि हर 3-4 महीने पे पैंटें टाइट हो जाती है, नई सिलवानी पड़ती है। वो तो आपके कोई भाई होंगे बेच रहे होंगे, फायदा किसी को तो हो ही रहा है। बाकी डॉक्टर साहब कोई देखिए हम बताएं आपको, इन लॉन्ग रन आपको गठिया और कमर दर्द होने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ जी जी, बात समझ रहे हैं? तब आपका फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाएगा। जी जी। तो आप दोनों लोगों का वेट थोड़ा ज्यादा है। 6 महीने, इधर तो पैंडेमिक के 6 महीने में कितने दिन छुट्टी मनाते हैं? कहाँ डॉक्टर साहब, पिछले 10 महीने से तो कोई छुट्टी चल रही है। हमने पैंडेमिक को आउट किया, हमने कहा पैंडेमिक को छोड़ दीजिए। पिछले 2019 में कितने दिन छुट्टी पे थे आप दोनों लोग? नहीं डॉक्टर साहब काफी छुट्टी पे रहते हैं, रोटरी की वजह से हम लोग खूब घूमते फिरते हैं, छुट्टी तो काफी मनाते हैं। वहाँ कितना फिजिकल एक्टिविटी होता है? डॉक्टर साहब बाहर आप जाइए तो आपको घूमना ही है और चलना ही है पैदल, और रोटरी वाले फिर बढ़िया खाना भी नहीं खिलाते हैं। लास्ट ट्रिप भूटान का बड़ा बेकार था। Many of my members would agree to it. Bhutan was the first trip and after that pandemic happened. तो हम लोग घर पहुंच गए। आपको मालूम है भूटान जो है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है संतोष के मामले में इंडेक्स। जी जी जी। और वहाँ टोबैको बैन है बिल्कुल। जी। बगल की कंट्री है जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकती है, तो ऐसा नहीं कुछ वहाँ चलिए खाना उन्होंने नहीं खिलाया होगा ठीक, लेकिन कुछ तो अच्छा ही वहाँ पर है। नहीं सर, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, बहुत वातावरण बहुत अच्छा वहाँ का, मैं हेल्दी आपको वातावरण बताऊं, था। जितने इंडियंस हम हैं यहाँ पे, मैं भी विदेश गया हूँ, वहाँ वो उन लोगों को देख के चलते हैं। और आज ही किसी से जैन साहब से ही बात हो रही थी, हम लोग अंग्रेजों से क्या सीखे। किसी एक बस में मैं सफर कर रहा था देहरादून में, एक बुढ़े ने बहुत बढ़िया चीज कही थी। अंग्रेजों ने भारतवर्ष से बहुत खराब सलूक, अरे भारतवासियों से बहुत खराब सलूक किया था, भारतवर्ष से बहुत अच्छा किया था। उन्हीं की संसद भवन है, उन्हीं की लुटियन एरिया है, उन्हीं का ये है, और ऑल हिल स्टेशंस आर क्रिएटेड बाय देम। हम 60 साल में 70 साल में कौन सा हिल स्टेशन बना दिए, और हिल स्टेशन बनाना इतना आसान नहीं। जैन साहब को मैंने कहा ये राजघाट का पुल है, उसकी एज निकल गई, सब हो गया, बट स्टिल वी आर कैरिंग आउट। क्यों? हम डिटरमिनेड नहीं रहते हैं। वो आए, उनको गर्मी लगती थी, चले गए शिमला में अपना सेकंड होम बना लिया। तो लाइफ एंजॉय करना ठीक है। उनका कॉकेशियन लाइफ बॉडी वे है, तो वो लीन एंड थिन थोड़ा रहते हैं, हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन आप साउथ अफ्रीकन देखिएगा, वो ज्यादा ओबीज होते हैं, तो सबका थोड़ा एथनिक है, उसको तो हम नहीं डिनाई करते। लेकिन वाइट भी बहुत मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, लेकिन वहां पे लोग बहुत पैदल चलते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इतना हेवी है कि वो मजबूरी में चलना पड़ता है उनको, और उनको फिर जगह भी दी गई है। हमारा एक रामनगर का नया पुल बना है, पैदल चलने वाले की जगह नहीं है। और आप लंदन में जाइए, जितने ब्रिजेस हैं, जितना वो रोड नहीं, उसके बगल में उससे बड़ी तो चलने की जगह बनाए हुए हैं। जी। तो हम लोग, गवर्नमेंट भी हमको साथ नहीं देती और हम भी साथ नहीं देते, और ब्लेम दूसरे को करते रहते है ना ऐसा। थैंक यू डॉक्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू साहब। सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। और आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो तो सतीश भाई से बात करें। हाँ, वो हमारे सीए है, वो इन आउट सब जानते हैं। तो सतीश भैया प्लीज मेरा राजेश का अपॉइंटमेंट करा दीजिए डॉक्टर साहब को। हमारे बीच थैंक यू। हमारे बीच इंद्रसेन भैया जी हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? इंद्रसेन भैया जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? डॉक्टर अनूप मिश्रा जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। डॉक्टर अनूप, प्रणाम सर।
नमस्ते नमस्ते। सर मैं पूछना तो नहीं चाहता हूँ जैसे, लेकिन सूरज के सामने दिया दिखाने समान है। हमारे आयुर्वेद में एक्चुअली 3 चीज ऐसी है जो सबसे मीठी है, लेकिन वो उसका रस कटु रस होता है। जैसे अभी आपने बताया था सर कि गुड़, तो गुड़, शहद और मुलेठी, ये 3 चीज ऐसी है जो हम कफ की प्रॉब्लम में और डायबिटीज में दे सकते हैं। क्योंकि गुड़ का जो असली गुड़ मिलता है वो रस और अनुरस 2 पार्ट में होता है। अनुरस उसका कटु है, वो अंदर जाके कटु रस में होता है। तो सर वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे डायबिटीज में ले सकते हैं। और सर जो आपने हार्ट से संबंधित बाकी चीज़ें बताई वो हम सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। और सर हम चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो सारे क्लब में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बस थोड़ा सा वो आप 2-4 डिस्ट्रीब्यूट जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पे वही है ना, इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आप कर सकते हैं। यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होती है, हिट ज्यादा हो गए तो दिक्कत होती है, और जितने फिगर्स उतारे गए सब गूगल से हैं, उसमें कॉपीराइट होता है। हम उसको इसीलिए मना कर रहे थे। और रही बात आपका पर्सनल, शहद और गुड़, ले सकते हैं। हम आपके आयुर्वेदिक के बारे में ज्यादा जानते नहीं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। मुझे जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, कौन रस क्या है। चीनी कहाँ से बनता है? सर गुड़ से ही बनता है। रिफाइंड किया कि हमारे, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अंगूर खाइए तो शुगर में ठीक है, अंगूर का रस लीजिए तो कैलोरीज और शुगर बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? तो आपका आयुर्वेद भी कहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म से बहुत अच्छा है, एक फॉर्म से। हमारा बड़ा सिंपल सा है। होता क्या है ना, जैसे अभी हमने कहा ना, अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट। बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। एक बार हमने किसी सेमिनार में दिया और वो लोकल न्यूज चैनल पे चला दिया गया, इसी एक लाइन को। ये नहीं लिखा है कि उसके बाद मैंने क्या बोला था। 50 लोग फोन कर रहे हैं, सर आप तो कहते हैं अल्कोहल इज गुड। किसी ने उसके ये नहीं सुना कि क्या आगे बोला गया। ठीक है ना? तो बड़ी सिंपल सी, हर चीज का बड़ा सिंपल रूल है। ईट वेल, बर्न वेल, ईट न्यूट्रिशियस। थोड़ा थोड़ा सब खाइए। मैं बोलता है ऑल कलर्स ऑफ फूड इज गुड फॉर हार्ट। हमारे की फूड की अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी है आपको क्या रेडीमेड बहुत खाया जाता है। हमारे आयुर्वेद में जो आसव अरिष्ट बनता है सर, वो भी अल्कोहल प्रिपरेशन बेस पे बनता है। और वहाँ मैं इटली गया था एक सेमिनार में, तो वहाँ पे मैक्सिमम रेड वाइन लोग यूज कर रहे थे और सभी स्वस्थ हैं वहाँ पे। नहीं, स्वस्थ होने का देखिए एक चीज नहीं होता, लाइफ स्टाइल को एक चीज नहीं है। हम बता रहे हैं ना, चाहे आप विदेश में जाएंगे भी ना, उनको सरकार ने इतनी सुविधा दी हुई है। उनके यहाँ सड़क पे चलने आप सेफली चल सकते हैं। साइकिल चलाने की लेन अलग है जी, बहुत 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 तो बहुत वो हमसे बहुत रिफाइंड है हर चीज में। आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छे। आज से 40 साल पहले फिनलैंड, छोटा सा कंट्री है, हाईएस्ट हार्ट डिजीज के इंसिडेंस था उनका। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल बदली और मास स्केल पे बदली, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक तक, और आज उनका यूरोप में सबसे कम है। तो लाइफ स्टाइल का रोल है, वो जनरेशन में आएगा। जैसे हम कैश खर्च करने में बहुत खुश होते हैं, हमारे बच्चे तो कार्ड यूज करते हैं। तो चेंजेस आने में और इंडियंस बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। बेटे फटी बनियान फेंकने में भी 3 दिन लगाते हैं। तो सही बात है, चेंजेस आने में टाइम लगता है। हमारे आयुर्वेद में सर शुरू के जो चरक संहिता है, उसके शुरू के अध्याय में है दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। उसके हिसाब से शरीर का डाइट और अपनी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, जो यहाँ नहीं हो पाता है। विदेशों में हमें दिखता है, लेकिन यहाँ नहीं दिखता। कहना सही है। हम ये देखिए, किसी ने कहा ना 30-40 साल पहले से बीमारी नहीं, 30-40 साल पहले क्यों नहीं थी? हमने बोला, एग्जाम्पल दिया आपको। हमारे फादर तो 60 साल तक साइकिल चलाए थे। हम तो 28-29 के बाद बंद किए, हमारा बेटा 12 साल में बंद कर दिया। तो लाइफ स्टाइल खराब हुई कि नहीं हुई? हम तो बीमारी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। 60 साल पहले नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है। और मैं बताऊं, पॉपुलेशन बर्डन है।
भाई पॉपुलेशन कम हो जाएगा जब ये आजकल हमारे बच्चे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं हमसे, और हमसे उदार भी है, ये भी बताऊं, दान बहुत करते हैं सब, सेल्फलेस बता रहा हूँ। हम मंदिर में जाएंगे सोच के कि हमको कुछ मिलेगा, वो ऐसा नहीं करते सब। तो चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। जरूर है कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद को हम थैंक यू सर। आपका अर्जुन अरिष्ट में अपने हार्ट पर यूज करता हूँ, क्योंकि हम आयुर्वेद पार्ट इसलिए नहीं टच करना चाहते थे कि हमारी नॉलेज उसमें ज्यादा नहीं है। थैंक यू। सतीश भैया आपका कोई सवाल? डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा सारी चीजें बता दी, हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए क्या। हम लोग तो ये सोच के ज्यादातर मेंबर्स बैठे थे, मॉर्निंग वॉक करेंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, हेल्दी फूड खाएंगे नहीं, खाली डॉक्टर साहब आएंगे कोई संजीवनी बूटी बताएंगे और हमारी हार्ट की सारी प्रॉब्लम दूर हो गया। आज कंफ्यूजन दूर हो गया कि कोई इस टाइप की संजीवनी बूटी नहीं बनी हुई है। आपको हर हाल में पहले मेंटेनेंस है, अपना बॉडी केयर है, उसके बाद जरूरत पड़े तो मेंटेनेंस है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर PR सिन्हा जी। कहना चाहते हैं हम आपको जी, संजीवनी बूटी लाने में भी बड़ी मेहनत हुई थी, तो एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। करेक्ट। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और हमारे कोई रोटेरियन भाई का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। दीपक जी, लगता है क्वेश्चन आंसर हम लोग का और कोई ख्याल से सतीश भी आप जी हाँ कोई क्वेश्चन है नहीं लगता है। जी, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आप आगे बढ़ें जी। मैं आगे रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के प्रेसिडेंट रोटेरियन अनिल चंद जैन जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स की एक कार्यवाही आगे बढ़ाएं। थैंक यू सतीश भाई। आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल। आज की सेमिनार के लिए मैं डॉक्टर PR सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इतना सरल तरीके से सब चीजों को समझाया है और मेन फोकस किया जो कि आपको मतलब कि फिजिकली अपने को एक्सरसाइज वगैरह सब फिट रहना है। उदाहरण के तौर पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। और जो रोटरी के लिए उन्होंने एक बोला है कि हम लोग स्कूलों के अंदर में जाके बच्चों के हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर चेक कराएं, तो उससे भी आगे भी उनको उसका फायदा हो सकता है भविष्य में जाके। इसी तरीके से मैं आज की अध्यक्षता कर रहे स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश भाटिया जी और 10 रोटरी क्लब जो इसके अंदर में जुड़े हुए उनके अध्यक्ष, सचिव लोग और जितने भी रोटरियन बंधु और भाभी लोग और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं अदर संस्थाओं से भी, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जितना डॉक्टर साहब ने जितनी अच्छी तरीके से चीजों को समझाया है, उनका ये कहना है कि लोग सुनते हैं उसको लाइबिल नहीं करते हैं, मगर यही चीज अगर 2-3 बार हम लोग अगर कंटिन्यू सुनते रहे, कहीं ना कहीं पे जिस चीज का प्रॉफिट होगा। और घर के अंदर में भी आपने बताया कि एकदम इमीडिएट किसी को अगर हो जाए तो कैसे उसका प्रिकॉशन लेना है। ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आदमी गौर करे तो एक बड़ी बीमारियों से बच सकता है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत 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 धन्यवाद देना थैंक यू। आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सेमिनार एक से एक लोगों को बुला रहे हैं, इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक से एक लोगों को जुड़ने और लोगों को वक्तव्य सुनने का मौका मिलता है। ऐसे हर आदमी एक दूसरे को नहीं जानता है, मगर ऐसे पूरी चीजें मालूम पड़ती हैं कि कौन आदमी कैसा है और क्या है। थैंक यू अनिल जैन जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार पुनः डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा जी को बहुत बहुत हृदय से आभार धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब थैंक यू। नॉर्मल रूप से आपसे जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मली इतनी इंफॉर्मेशन और वो भी इन रिटर्न फॉर्म, स्लाइड के फॉर्म में, जो हम लोगों को जब चाहें देख लें, यूजफुल है। आज मुझे भी पहली बार मिली और आपने जो हम लोगों को मेंटेनेंस के बारे में, अपनी बॉडी मेंटेनेंस के बारे में जो ज्ञान दिया है, जो बताया है, ये वास्तव में नायाब है। और
हम लोग, जैसा आपने शुरू में कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर, ऑलवेज बेटर प्रिवेंशन, तो उस पे जो आपने बताया है हम लोगों के लिए बहुत बहुत दूर तक हम लोग को ये काम करेगा। आपको तहे दिल से शुक्रिया, आभार, आपने इतना समय निकाला हम लोगों के लिए। और आपको मीटिंग में भी, दूसरी मीटिंग 7 बजे से आपकी शुरू होने वाली है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहें, हम लोग नए नए कार्यक्रम हर वीक, हर संडे लेके आते हैं किसी न किसी स्पीकर को। थैंक यू वेरी मच। एक मैं विशेष रूप से आज के कन्वीनर हमारे रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज के संयोजक रहे हैं। और फ्रेंड्स, डॉक्टर PR सिन्हा जी भी रोटेरियन हैं, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह भैया, सतीश भैया, बहुत बढ़िया।